हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट कंप्यूटर एग्जाम्स चैनल। यार ये अपने एस्टेट बैच की फर्स्ट क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। यार मैंने एक एस्टेट का बैच लॉन्च किया था जिसमें मैं आपको सारे के सारे टॉपिक जितने भी एस्टेट के सिलेबस में हैं वो सारे टॉपिक्स मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। अगर आपने अभी तक एस्टेट की बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है तो मैं आपको 30 दिनों में बहुत अच्छे से तैयारी करा दूंगा जिससे आपको आपका एस्टेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। मैं हूँ कौन, मैं अपना अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। यार एक डी ट्रिपल एस बी में एक दिल्ली का एग्जाम होता है डी ट्रिपल एस बी, उसमें मेरा टीजीटी कंप्यूटर साइंस मेरा उसमें 2 बार क्लियर है। और आप जिस एस्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें मेरे 56 आए थे आउट ऑफ 60। अगर किसी बच्चे को कोर्स लेना हो तो वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकता है 8901632371। इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी लाइफ टाइम, यानी आप एस्टेट के बाद भी मैं वीडियोस नहीं हटाऊंगा, आपको वीडियोस विजिबल होंगी एस्टेट के बाद भी। इस कोर्स की फीस कितनी है? इस कोर्स की फीस रहेगी 999, यानी आपके एस्टेट के फॉर्म की फीस से 1 रुपया कम। और मैं पढ़ाऊंगा कैसे? यार मैं एस्टेट के सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्लास में इंक्लूड करके बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा और आपको क्लास की पीडीएफ भी मिलेगी। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्लास जिसमें हम पढ़ेंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। मैंने यार ऑब्जर्व किया था, मैंने एनालाइज किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो यार 2019 में सी प्लस प्लस से आ रखे थे 7 क्वेश्चन, 2020 में सी प्लस प्लस से आ रखे थे 3 क्वेश्चन और सी लैंग्वेज से आ रखे थे 4 क्वेश्चन। 2021 में सी प्लस प्लस से आ रखे हैं 10 क्वेश्चन, 2022 में सी प्लस प्लस से आ रखे हैं 7 क्वेश्चन और 2023 में सी प्लस प्लस लैंग्वेज से आ रखा है 1 क्वेश्चन। तो आप एवरेज निकाल सकते हैं, लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज से। तो चलो यार अपनी सी प्लस प्लस लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। ठीक है, अब सी प्लस प्लस लैंग्वेज डेवलप किसने करी थी? सी प्लस प्लस लैंग्वेज डेवलप करी थी बेजरेन स्ट्रॉस्ट्रॉप ने। आपको बाकी लैंग्वेजेस भी पता होनी चाहिए, वो किसने डेवलप करी थी? सी लैंग्वेज किसने डेवलप करी थी? सी लैंग्वेज डेवलप करी थी डेनिस रिची ने। जावा लैंग्वेज किसने डेवलप करी थी? जेम्स गोसलिंग ने। पाइथन लैंग्वेज जो हम पढ़ेंगे वो किसने डेवलप करी थी? यूडो वैन रसूम ने। ठीक है, सी प्लस प्लस एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस है। अब सी प्लस प्लस इतनी खास क्यों है? क्योंकि सी प्लस प्लस में एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ऊप्स के कंसेप्ट होते हैं। ये ऊप्स का कंसेप्ट कहते क्या है? ये कहते हैं कि हम कोड को रीयूज कर सकते हैं, रीयूजेबिलिटी बढ़ाते हैं कोड की, हमें बार बार नहीं लिखना पड़ता कोड सेम काम करने के लिए। ठीक है, अब जो ऊप्स के कंसेप्ट हैं वो किस पे वर्क करते हैं? वो क्लासेस बनाते हैं और क्लासेस को ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम एक्सेस करते हैं। ये अभी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। बाकी सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में फर्क क्या है? तो यार जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है वो एक एक्सटेंशन है सी लैंग्वेज का। इसको हम वैसे भी कहते हैं कि सी लैंग्वेज में अगर हम क्लासेस का कंसेप्ट डाल दें तो वो सी प्लस प्लस बन जाती है, इसलिए इसको कहते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज को सी विद क्लासेस। बाकी सी प्लस प्लस लैंग्वेज में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एक्सेप्शनल हैंडलिंग, टेम्पलेटिंग, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स होते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस में। अब सी प्लस प्लस लैंग्वेज का सिंटेक्स कैसे होता है? सबसे पहले तो हम यार अपने कोड में सबसे पहले इंक्लूड करते हैं हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम। ये आयोस्ट्रीम क्या है? ये आयोस्ट्रीम एक प्रकार की हेडर हेडर फाइल है। ये इस हेडर फाइल में हम कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं प्रिंट करने के लिए। एक ऑब्जेक्ट होता है सी आउट, ये क्या काम करता है? ये ऑब्जेक्ट हमारे आउटपुट को प्रिंट करने के में काम आता है। एक सी इन होता है, वो क्या काम करता है? कीबोर्ड से इनपुट लेने के काम आता है। तो इस आयोस्ट्रीम वाली हेडर फाइल में ये सारे ऑब्जेक्ट्स पहले से डिक्लेयर्ड है। उसके बाद हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। उसके बाद हम अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। उस मेन फंक्शन में हमने लिखा सी आउट। अब ये सी आउट क्या काम करता है? ये जो सी आउट है ये एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है और ये हमारे आउटपुट को प्रिंट करने में काम करता है। सी इन जो है वो इनपुट लेने के काम करता है, सी आउट आउटपुट देने के काम करता है। उसके बाद हम लास्ट में लिखते हैं रिटर्न जीरो। ये रिटर्न जीरो ये डिनोट करता है कि हाँ जी अब ये फंक्शन खत्म हो गया है, इसके बाद हम आगे और कुछ नहीं लिखेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको जो याद रखनी है, सी प्लस प्लस एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी अगर आप सी आउट स्मॉल लोअर केस में लिखो या अगर आप सी आउट कैपिटल लेटर्स में लिखो यानी अपर केस में लिखो, तो इन दोनों का मीनिंग अलग अलग है, ये दोनों सेम नहीं होते। सेकंड चीज आपको क्या याद रखनी है? सेकंड चीज आपको याद रखनी है कि जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज में हर स्टेटमेंट सेमीकोलन से खत्म होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है प्री प्रोसेसर क्या होता है? यार सबसे पहले तो जो हम लिखते हैं हैश इंक्लूड, हमने ऐसे लिखा हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम।
ठीक है। सबसे पहले हमने एक फंक्शन बनाया, सबसे पहले मैंने एक प्रोग्राम बनाया अपने कंप्यूटर में, मैंने सेव किया उसको सम डॉट सीपीपी नाम से। मैंने दो नंबर्स का जोड़ने के लिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया सम डॉट सीपीपी। उसके अंदर मैंने ऐसे लिखा होगा हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस फिर मेन फंक्शन, फिर उसके बाद मैंने फंक्शन में काम लिखा होगा। अब ये जो प्री प्रोसेसर होता है, ये हैश वाले जो होते हैं, ये क्या काम करते हैं, ये एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जो ये जो हैश वाले जो हमने डिक्लेयर कर रखे होते हैं, इनको हेडर फाइल्स को खोल देता है, इंक्लूड कर देता है हमारे प्रोग्राम में। जो हम सम डॉट सीपीपी हमने जो हम जो प्रोग्राम लिखते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, वो हम लिखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, यानी हम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? हाई लेवल लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो ह्यूमन रीडेबल हो, यानी जो ह्यूमंस को समझ आए। पर कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज समझ नहीं आती, कंप्यूटर को इंग्लिश हिंदी समझ नहीं आती, कंप्यूटर को सिर्फ 0101 की भाषा समझ आती है। तो क्या होता है, जब हमने ये सम डॉट सीपीपी बनाया तो क्या होता है, ये ये प्री प्रोसेसर जितने भी हमारे हैश वाले होते हैं वो सारे ओपन हो जाते हैं, और उसके बाद हमारा वो बन जाता है सम डॉट आई नाम से। ठीक है। अब ये जो प्री प्रोसेसर है, ये हमारे कोड को आगे भेजता है कंपाइलर के पास। कंपाइलर क्या काम करता है? कंपाइलर हमारा जो कोड है, जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा, कंपाइलर उसको ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट कर देगा। ऑब्जेक्ट फाइल मतलब 0101 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। फिर उस कंपाइलर के बाद जब ये ऑब्जेक्ट फाइल बन गई, तो कंपाइलर के बाद ये जाती है लिंकर के पास। लिंकर क्या काम करता है? कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी फाइल्स इसमें इंक्लूड कर देता है, और जब लिंकर से पास होती है तो वो हमारी फाइल बन जाती है सम डॉट एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है, यानी सम डॉट ईएक्सी बन जाती है। ऐसे जाके तुम्हारी जो तुम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हो वो जाके कंप्यूटर को समझ आता है ऐसे। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब हम देखते हैं कि सी प्लस प्लस में हम आउटपुट कैसे निकालते हैं, मतलब हम सी प्लस प्लस में आउटपुट कैसे प्रिंट करते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो यार सी प्लस प्लस में आउटपुट निकालने के लिए एक सी आउट ऑब्जेक्ट होता है। ये कहाँ पे इंक्लूड होता है? ये आयोस्ट्रीम जो हेडर फाइल होती है उसमें पहले से बना बनाया होता है, इसके डिक्लेरेशन पहले से हो रखी होती है। हम अपनी आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए सी आउट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ हम ये ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब इस ऑपरेटर का नाम क्या है? इस ऑपरेटर का नाम है इंसर्शन ऑपरेटर। अब तुम्हें कंफ्यूज हो सकती है, अभी हम एक नेक्स्ट पढ़ेंगे सी इन। ठीक है। तुम्हें लगेगा कि इनपुट करने के लिए सी आउट है मतलब आउटपुट करेगा, सी इन क्या करेगा? सी इन इनपुट करेगा। तो तुम्हें लगेगा कि सी इन वाला होगा इंसर्शन ऑपरेटर, पर नहीं। जो जो सी आउट के साथ लगता है, यानी जो सी आउट के साथ ऐसे वाला लगता है, इसको कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। और जो सी इन के साथ लगता है उसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। अब तुम्हें ये कैसे याद रहेगा कि सी आउट के साथ कौन सा लगता है? तो यार अभी तुम कोड इतनी बार देख लोगे आज की क्लास में, कल की क्लास में, कि तुम्हें याद हो जाएगा कि सी आउट के साथ ऐसे वाला ही ऑपरेटर लगता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो यहाँ पे इंट मेन लिख रखा है, उसके बाद सी आउट फिर हेलो वर्ल्ड। ठीक है। जो भी हमारा टेक्स्ट होगा उसको हम डबल कोट्स में लिखेंगे तो हमारा प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। उसके बाद देखते हैं, अगर मैं अपना इंटीजर को प्रिंट करना चाहता हूँ, यानी कोई नंबर को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं बिना कोट्स के लिखूंगा, यानी सी आउट 3, तो मेरा आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा 3। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं नेक्स्ट लाइन प्रिंट करना चाहता हूँ, यानी एक बार मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, उसके बाद मैं लिखा आई एम लर्निंग सी प्लस प्लस। अगर मैं चाहता हूँ कि ये दोनों अलग अलग लाइन में आए, यानी पहली लाइन में तो आए हेलो वर्ल्ड और दूसरी लाइन में आए आई एम लर्निंग सी प्लस प्लस, तो मुझे एक बैक स्लैश एन करेक्टर लगाना पड़ेगा। ये क्या काम करेगा? ये कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा। अपने कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जाने के लिए एक और मैनिपुलेटर भी होता है, उसका नाम है एंडल। ये क्या काम करता है? ये हमारे सेम काम करता है जो बैक स्लैश एन करता है, ये भी हमारे न्यू लाइन में ले जाएगा, यानी नेक्स्ट लाइन में हमारे कर्सर को ले जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब सी प्लस प्लस में हम इनपुट कैसे करते हैं। हमने ये देख लिया कि हम सी प्लस प्लस में आउटपुट करते हैं सी आउट ऑब्जेक्ट की हेल्प से। जब हमें सी प्लस प्लस में इनपुट करनी हो तो हम करते हैं सी इन ऑब्जेक्ट की हेल्प से। ये सी इन ऑब्जेक्ट भी प्री डिफाइंड है, यानी पहले से जो सी इन और सी आउट है ये पहले से आईओ स्ट्रीम वाली हेडर फाइल लाइब्रेरी में इंक्लूडेड है। ठीक है। अब सी इन के साथ हम कौन सा ऑपरेटर लगाते हैं? तो सी इन के साथ हम ये लगाते हैं ऐसे वाला ऑपरेटर। ये भी तुम याद हो जाएगा तुम्हें, अगर तुम कोड को इतनी बार देख लोगे आगे आने वाली क्लासेस में, तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा कि सी आउट के साथ कौन सा वाला ऑपरेटर लगता है, सी इन के साथ कौन सा वाला ऑपरेटर लगता है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो सी इन के साथ ये वाला ऑपरेटर है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। और जो सी आउट के साथ लगता है, सी आउट के साथ ये वाला जो लगता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर।
ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, तुम्हें लगेगा कि सी आउट हो रहा है, यानी सी आउट हो रहा है, तो फिर तुम सोचोगे कि, और दूसरा है सी इन, तो तुम सोचोगे इनपुट ले रहे हैं तो इंसर्शन ऑपरेटर होगा, पर नहीं, सी इन के साथ होता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, इसका नाम है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और जो सी आउट के साथ होता है वो होता है इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक है, बाकी जो सी आउट कीवर्ड है वो क्या काम करता है, वो प्रिंट करने के काम करता है, और जो सी इन है कीवर्ड है वो क्या काम करता है, वो इनपुट लेने के काम आती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हम अपनी सी प्लस प्लस लैंग्वेज में कमेंट्स कैसे डाल सकते हैं। सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि हम कमेंट्स डालते क्यों हैं। सबसे पहले हम कमेंट्स इसलिए डालते हैं क्योंकि हम अपने प्रोग्राम को मोर रीडेबल बना सकते हैं। मान लो तुम कंपनी में अभी काम कर रहे हो, तुम कंपनी कल को छोड़ के चले गए, अब जो तुमने कोड लिखा है वो किसी और बंदे को समझ ना आए, तो इसके लिए मतलब तुम चाहते हो कि जो तुम कोड लिखो वो बाकियों को भी समझ आ जाए, यानी तुम्हारा कोड मोर रीडेबल हो, तो तुम अपने कोड में कुछ कुछ कमेंट्स डालोगे कि ताकि अगले बंदे को भी समझ आ जाए, अगर तुम कंपनी छोड़ के भी चले जाओ ताकि अगले बंदे को भी समझ आ जाए कि ये इसने क्या कर रखा है। अब हम सी प्लस प्लस में कमेंट्स डालते कहते हैं, सी प्लस प्लस में हम कमेंट्स डालते हैं दो तरीके से। अगर मुझे सिंगल लाइन कमेंट डालना हो, यानी मुझे एक लाइन में कमेंट डालना हो, तो मैं ऐसे दो फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट डाल देता हूँ। ठीक है, अगर मुझे बहुत सारी लाइंस पे कमेंट डालना हो, यानी अगर मैंने यहाँ पे लिख रखी है सी आउट हेलो वर्ल्ड लिख रखा है मैंने, ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे सी आउट हेलो वर्ल्ड लिख रखा है, सी आउट हेलो वर्ल्ड लिख रखा है मैंने, और अगर मैं चाहता हूँ कि ये प्रिंट ना हो, जो भी कमेंट्स होते हैं वो इग्नोर करे जाते हैं कंपाइलर से और वो प्रिंट नहीं होते हमारी स्क्रीन पर। ठीक है, और अगर मान लो बहुत सारी लाइंस में मुझे कमेंट डालना है, मान लो बहुत सारा कोड है, यहाँ पे भी सी आउट लिखा है, यहाँ पे भी सी आउट लिखा है, या तो एक तरीका है हर लाइन के आगे ऐसे डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाते रहो, पर ये बहुत बेकार तरीका है, क्योंकि अगर 100 लाइन होगी तो सबके आगे डबल स्लैश तो नहीं लगा सकते। तो दूसरा तरीका होता है मल्टी लाइन कमेंट्स का, यानी अगर हमें एक से ज्यादा लाइंस में कमेंट डालना हो तो वो हम कैसे करते हैं, तो वो हम करते हैं इस सिंबल की हेल्प से, यानी सबसे पहले हम लगाएंगे ये स्लैश, फिर लगाएंगे स्टार, और फिर एंड, फिर बीच में हम जो भी लिखेंगे वो कमेंट आउट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लास्ट में लगाएंगे स्टार और फिर लगाएंगे हैश, ये स्लैश। इससे क्या होगा, इससे जितना भी तुमने बीच में लिखा होगा वो सारा तुम्हारा मल्टी लाइंस में वो सारा तुम्हारा कमेंट आउट हो जाएगा, यानी कंपाइलर उनको इग्नोर कर देगा और तुम्हारी स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, ऐसे लगाते हैं, देखो यहाँ पे इन्होंने लगा रखा है दिस कोड विल प्रिंट द हेलो वर्ल्ड टू द स्क्रीन एंड इट्स अमेजिंग, तो इन्होंने इससे स्टार्ट किया, ये फॉरवर्ड स्लैश और स्टार से, और एंड किससे किया, एंड किया स्टार और फिर फॉरवर्ड स्लैश से। तो इसमें बीच में जितना भी लगा होगा वो सारा कमेंट आउट हो जाएगा, वो स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। नेक्स्ट आता है सी प्लस प्लस में टोकन्स क्या होते हैं, या टोकन्स एक स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्राम के। ठीक है, अब टोकन्स में 6 चीजें आती हैं, आइडेंटिफायर, कीवर्ड, कांस्टेंट, स्ट्रिंग, स्पेशल सिंबल और ऑपरेटर्स। अब हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं। आइडेंटिफायर क्या होते हैं, यार आइडेंटिफायर एक प्रकार के तुम्हारे वेरिएबल के नाम ही होते हैं, जिनमें जिन वेरिएबल्स को जो तुम नाम दे सकते हो उनको कहते हैं आइडेंटिफायर। अब हमें वेरिएबल्स को कुछ इसके कुछ रूल्स होते हैं कि तुम वेरिएबल्स का कैसा कैसा नाम लिख सकते हो, तो इसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला तो रूल है कि जो तुम्हारा नाम होगा वेरिएबल का, वो हमेशा लेटर से स्टार्ट होएगा या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होएगा। इसके अलावा अल्फाबेट्स यानी डिजिट से, लेटर से स्टार्ट होएगा या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होएगा, डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता तुम्हारा नाम कभी भी। सेकंड चीज क्या है, सेकंड चीज तुम्हें याद रखनी है कि जो तुम्हारा वेरिएबल का नाम होगा वो लेटर्स कंटेन कर सकता है, डिजिट्स कंटेन कर सकता है और अंडरस्कोर कंटेन कर सकता है। इसके इसके अलावा उसमें कोई भी व्हाइट स्पेस नहीं होगी। व्हाइट स्पेस मतलब जो तुम स्पेस बार से स्पेस देते हो वो अलाउड नहीं है, एक ही नाम होगा एज अ होल। और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी इंक्लूड नहीं हो सकते, यानी तुम हैश, एट द रेट, डॉलर, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर तुम किसी भी वेरिएबल का नाम में नहीं लिख सकते। थर्ड चीज क्या है, जो तुम्हारा वेरिएबल का नाम है वो कीवर्ड्स को कंटेन नहीं करना चाहिए। कीवर्ड्स क्या होते हैं, यानी कीवर्ड्स होते हैं जो पहले से बने हुए कुछ नाम्स होते हैं, कोई रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं पहले से बने बनाए। तुम अपने वेरिएबल का नाम जो पहले से बने बनाए वर्ड्स हैं उनके जैसा नहीं रख सकते। वो कैसे होते हैं, जैसे तुम अपने वेरिएबल का नाम इंट नहीं रख सकते, स्ट्रिंग नहीं रख सकते, क्लास नहीं रख सकते, स्ट्रक्ट नहीं रख सकते। ठीक है, और तुम्हारा वेरिएबल का नाम यूनिक होना चाहिए। और पांचवा पॉइंट ये है कि जो तुम्हारा नाम होगा वेरिएबल का,
वो मतलब तुमने ऊपर वेरिएबल का नाम डिक्लेयर कर लिया फर्स्ट नेम नाम से, तुमने वेरिएबल का नाम लिख दिया ऐसे फर्स्ट नेम। जब तुम आगे जाके फंक्शन में इस वेरिएबल को पुकारोगे, मतलब बुलाओगे इस वेरिएबल को, तो तुम्हें उसी नाम से पुकारना है। यानी अगर एफ स्मॉल तुमने डिक्लेयर किया था, अगर वेरिएबल का नाम तुमने स्मॉल एफ से डिक्लेयर किया था, तो जब तुम इस वेरिएबल को यूज करोगे, इस वेरिएबल को जब बुलाओगे, तो तुम्हें स्मॉल एफ का ही इस्तेमाल करना है, तुम्हें कैपिटल एफ का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हमें पता है जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज होती है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। अब कुछ कॉमन वेरिएबल्स आइडेंटिफायर्स के नाम देख लेते हैं। सबसे पहला तो है, मैं तुम्हें दोबारा रूल्स रिवाइज करा देता हूँ, कि हमारा जो वेरिएबल का नाम होगा वो किससे स्टार्ट हो सकता है, या तो वो उससे तुम्हारे लेटर से स्टार्ट होएगा, एबीसीडी से स्टार्ट होएगा, या फिर वो अंडरस्कोर से स्टार्ट होएगा। इसके अलावा वो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, 1 2 3 4 से कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकता। दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल ये कहता है कि तुम्हारा जो नाम होगा आइडेंटिफायर का, उसमें डिजिट्स आ सकती हैं, लेटर्स आ सकते हैं और अंडरस्कोर आ सकता है। पर डिजिट्स जो होंगी वो सबसे स्टार्टिंग में नहीं आएंगी, पर बीच में कहीं पे भी आ सकती हैं। थर्ड चीज ये बोलती है कि कुछ स्पेशल सिंबल्स नहीं होंगे, यानी सिर्फ एक अंडरस्कोर अलाउड है, उसके अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है। एट द रेट, डॉलर, हैश, वो सब अलाउड नहीं है। और तुम्हारे वेरिएबल के नाम में व्हाइट स्पेस भी नहीं आ सकती, यानी स्पेस बार जो तुम गैप देते हो वो भी नहीं अलाउड। ठीक है। और क्या हो सकता है? कुछ कीवर्ड्स नहीं आ सकते तुम्हारे उसमें। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कुछ प्रकार के रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो पहले से रिजर्व कर रखे होते हैं कि इनका काम ये है, इंट का काम, स्ट्रिंग का काम। वो तुम अपने वेरिएबल का नाम इंट, स्ट्रिंग ये सब नहीं दे सकते। ठीक है। अब कुछ वैलिड आइडेंटिफायर देख लेते हैं। ये अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, हाँ जी अलाउड है। उसके बाद ये लेटर से स्टार्ट हो रहा है, हाँ जी अलाउड है। ये भी उससे स्टार्ट हो रहा है, लेटर से स्टार्ट हो रहा है, हाँ जी अलाउड है। अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, हाँ जी अलाउड है। अब इनवैलिड आइडेंटिफायर्स के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ये हैश से स्टार्ट हो रहा है। हैश कोई स्पेशल सिंबल कोई भी अलाउड नहीं है, सिर्फ अंडरस्कोर अलाउड है। उसके बाद उसके अलावा हैश हो गया, एट द रेट हो गया, डॉलर हो गया, ये सब अलाउड नहीं है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ये टू नम लिखा है, कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, हमेशा लेटर से स्टार्ट होएगा या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होएगा। ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट और नेम के बीच में इसने स्पेस दे दी, हम स्पेस व्हाइट स्पेस नहीं दे सकते। फिर इसने स्ट्रिंग लिख दिया। एक स्ट्रिंग, इंट, कैर, ये सारे रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं, इनको तुम किसी भी अपने वेरिएबल के नाम में नहीं यूज कर सकते। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स एक प्रकार के टोकन्स होते हैं, यानी एक रिजर्व वर्ड्स होते हैं। यानी जब सी प्लस प्लस बनाई होगी तो कुछ वर्ड्स पहले से रिजर्व कर दिए होंगे, उनका मीनिंग और उनकी फंक्शनैलिटी पहले से स्पेसिफिक कर दी होगी, कि जो इंट वाला होगा वो क्या काम करेगा। इंट जो होगा वो अपने अंदर इंटीजर वेरिएबल लेगा। ठीक है। ऐसे 95 कीवर्ड्स होते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। अब ये 95 कीवर्ड्स याद तो हो नहीं सकते, पर कुछ तुम इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स याद कर सकते हो। वैसे तो आगे जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें खुद ही दिख जाएंगे, मतलब तुम इतनी बार दिख लोगे, इतनी बार इनको देख लोगे कि तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा कि क्या ये रिजर्व्ड कीवर्ड है या नहीं है। बाकी ये सारी लिस्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट दे रखे हैं मैंने कि ये सारे कीवर्ड्स होते हैं, यानी इनका मतलब पहले से ही फिक्स कर रखा है। इनको तुम वेरिएबल के नाम में नहीं लिख सकते, इन कीवर्ड्स को। बाकी तुम ये लिस्ट पढ़ लेना पॉज करके। नेक्स्ट है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट भी एक प्रकार के टोकन होते हैं। ये क्या काम करते हैं? अगर हम चाहते हैं कि मैं अपने वेरिएबल की वैल्यू को मैं फिक्स रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बाद में कोई प्रोग्राम में नीचे जाके कोई मेरी वेरिएबल की वैल्यू को ना बदले, तो मैं उसके आगे कॉन्स्ट कीवर्ड लिख लेता हूँ। उसके आगे मैं कॉन्स्ट लिख दूंगा। जब उसके आगे मैं कॉन्स्ट कीवर्ड लिख लूंगा तो वो क्या करेगा? वो ये बता देगा कि ये अनचेंजेबल है, यानी इसकी वैल्यू मैं चेंज नहीं कर सकता। मान लो मैं मैं एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ एरिया ऑफ सर्कल का। ठीक है। जब मैं एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ, एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अब मुझे पता है पाई की वैल्यू 3.14 फिक्स है। अब मैं नहीं चाहता कि कोई शैतान आदमी आए और इस पाई की वैल्यू को कुछ और बदल दे, 5 रख दे, 6 रख दे। मैं नहीं चाहता, क्योंकि अगर किसी ने पाई की वैल्यू को बदल दिया, 3.14 के अलावा कुछ और लिख दी, तो मेरा एरिया गलत कैलकुलेट होएगा। तो मैं इसके आगे कॉन्स्ट लिख दूंगा, कॉन्स्ट कीवर्ड लिख दूंगा। ये क्या काम करेगा? अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे कोई एग्जिस्टिंग वेरिएबल की वैल्यू कोई ना बदल पाए, तो उसके आगे मैं कॉन्स्ट लिख देता हूँ। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है सी प्लस प्लस में कुछ डेटा टाइप्स होते हैं। यार ये कुछ 5 डेटा टाइप्स होते हैं सी प्लस प्लस में।
क्या काम करते हैं, ये जो बूलियन डेटा टाइप होता है ये क्या काम करता है, ये अपने अंदर ट्रू या फॉल्स वैल्यू को स्टोर करेगा और इसका साइज क्या होता है, इसका साइज होता है 1 बाइट। नेक्स्ट है कैर डेटा टाइप। कैर डेटा टाइप क्या करेगा, ये अपने अंदर सिंगल कैरेक्टर्स अपने अंदर रखेगा और इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में। नेक्स्ट है इंट। ये क्या काम करेगा, ये अपने अंदर होल नंबर स्टोर करेगा। होल नंबर कौन से होते हैं, जिनमें डेसिमल नहीं होता, यानी 1 2 3 4 ये सारे, -1 -2 ये सारे अपने अंदर नंबर रख सकता है, डेसिमल वाले नंबर्स नहीं आ सकते। इंट का साइज क्या होता है, इंट का साइज होता है 2 बाइट या 4 बाइट, ये डिपेंड करता है तुम्हारे सिस्टम कितने बिट का है। अगर 32 बिट का होगा तो वो 2 बाइट रखेगा, 64 बिट का सिस्टम होगा तो तुम्हारा वो 4 बाइट होगा इंट का साइज। नेक्स्ट आता है फ्लोट। फ्लोट का साइज क्या होता है, फ्लोट का साइज होता है 4 बाइट और ये अपने अंदर क्या रखता है, ये अपने अंदर फ्रैक्शनल नंबर्स रखता है, यानी डेसिमल वाले नंबर्स रखता है, यानी 23.142 ऐसे ये सारे नंबर्स रखता है। नेक्स्ट आता है डबल। ये डबल फ्लोट का फादर होता है, यानी ये डेसिमल के बाद 15 डिजिट तक स्टोर कर सकता है और जो फ्लोट होता है वो डेसिमल के बाद 6 7 डिजिट तक ही स्टोर कर सकता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चीज आती है सी प्लस प्लस में ऑपरेटर। यार सी प्लस प्लस में बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या काम करते हैं, ये हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। वो क्या होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी जो तुम मैथ्स में पढ़ते हो, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, ये सारे इनको कहते हैं हम अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब ये तुम्हें पता होगा, जब तुम दो नंबर लो, यानी मेरे ए की वैल्यू है 10, अब तुम इस एग्जांपल से देखो, एग्जांपल से तुम्हें बढ़िया ए की बारी में समझ आ जाएगा। ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 4। ठीक है, अब मैं अगर मैं प्लस ऑपरेटर लगाऊं तो वो क्या काम करेगा, दोनों को ऐड करने का काम करेगा, दोनों वैल्यूज को, यानी 10 + 4 14 बना देगा। सब्ट्रैक्शन क्या काम करेगा, दोनों वैल्यूज में घटाने का काम करेगा, यानी a - b, यानी 10 - 4 6 दे देगा आउटपुट में। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, ये क्या काम करेगा, दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई, 10 और 4 को मल्टीप्लाई करेगा तो 40 बना देगा। डिवीजन क्या काम करेगा, जब भी हम 10 को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या काम देता है, ये 10 को 4 से जब मैं डिवाइड करता हूँ तो क्या मेरा आउटपुट में क्या आएगा, 2.5 आएगा। पर जब जब भी मैं डिवाइड करता हूँ तो वो सिर्फ आगे की वैल्यू देखता है, पॉइंट वाले के बाद की नहीं देखता। तो a डिवाइड बाय बी देगा मुझे 2। उसके बाद आता है मॉड्यूलस। ये मॉड्यूलस क्या काम करता है, ये रिटर्न करता है रिमाइंडर, यानी अगर मैं 10 को 4 से डिवाइड करूं तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर कितना दिया, इसने रिमाइंडर दिया 2, 4 2 जा 8, 2 रिमाइंडर बच गया। अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर आएगा, 3 3 जा 9, रिमाइंडर आया 1। तो ये मॉड्यूलस जो ऑपरेटर होता है वो क्या काम करता है, वो रिमाइंडर देता है हमें। तो ए मॉड्यूलो बी हो गया 2। नेक्स्ट आते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये क्या काम करता है, ये हमारी वैल्यू को एक से बढ़ा देता है, एक से इंक्रीज कर देता है वैल्यू को। नेक्स्ट आता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये क्या काम करता है, ये हमारे वेरिएबल की वैल्यू को एक से घटा देता है, सब्ट्रैक्ट कर देता है। ठीक है, अभी हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ लिए, अब हम पढ़ रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर नाम से समझ आ रहा है कि ये किसी असाइन करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है इज इक्वल टू। ये क्या काम करेगा, x इज इक्वल टू 5 है तो ये x में 5 वैल्यू भर देगा। अगर तुम्हें अब ऐसा दिखे कि x प्लस इज इक्वल टू 5, अगर तुम्हें ऐसा दिखे x प्लस इज इक्वल टू 5, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू x प्लस 5। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है याद रखने की, कि हमेशा प्लस मतलब पहले ऑपरेटर आएगा, यानी प्लस का साइन पहले आएगा, बाद में इज इक्वल टू आएगा। यानी अगर x प्लस इज इक्वल टू 3 लिखा है तो इसका क्या मतलब होता है, x इज इक्वल टू x+3। अब x माइनस इज इक्वल टू 3 लिखा है तो इसका क्या मतलब है, x इज इक्वल टू x-3। सिमिलरली इनटू मतलब मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवाइड, फिर मॉडुलो, फिर एंड और पावर, ये सारे लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, ये सारे सेम 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 काम करता है कि हमें साइन करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। ये कंपैरिजन ऑपरेटर क्या काम करता है, ये दो वैल्यूज को कंपेयर करने में हेल्प करता है कि क्या दो वैल्यू बराबर हैं, नहीं बराबर, ग्रेटर कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। इसको एक एग्जांपल से समझो, यानी अगर मेरे ए में वैल्यू है 4 और बी में मेरे वैल्यू है 5, तो सबसे पहला है मेरा असाइन वो इक्वल टू ऑपरेटर। ये क्या काम करेगा, ये कंपेयर करेगा क्या ए की वैल्यू बी के बराबर है, नहीं, ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है तो ये आउटपुट में दे देगा 0। अगर अगर हमारा आउटपुट होता है फॉल्स, यानी अगर मेरा आंसर आता है फॉल्स तो ये आंसर में देता है 0, अगर मेरा आंसर आता है ट्रू तो ये आंसर में देता है 1।
अब चेक करेगा सेकंड चीज, क्या ए बी से लेस है, क्या ए लेस देन बी है, हाँ जी हमें पता है ए 4 है और बी 5 है, हाँ जी 4 5 से कम होता है, तो ये आंसर मेरा आया ट्रू, तो ये आंसर में दे देगा 1। नेक्स्ट है, क्या ए ग्रेटर देन बी है, मुझे पता है 4 इज नॉट ग्रेटर देन 5, जब ये 4 5 से बड़ा नहीं है तो आंसर में दे देगा फॉल्स, यानी हमारा आउटपुट में हो जाएगा प्रिंट 0। अगर आउटपुट 0 है अ, तो वो देता है फॉल्स, अगर आउटपुट फॉल्स है तो वो देता है आंसर में 0, अगर आउटपुट ट्रू है तो वो देता है 1। ठीक है, मैंने आपको ये सारे बता दिए कि इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू क्या चेक करेगा कि क्या ये दोनों इक्वल तो नहीं है। अब अगर मैं चेक करूं कि क्या 5 नॉट इक्वल टू 3 है, हमें पता है 5 नॉट इक्वल टू 3 है, तो ये आंसर में क्या दे देगा, आंसर में पता है कि ये ट्रू है कि 5 3 के बराबर नहीं है, तो आंसर में दे देगा 1। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या काम करते हैं, ये लॉजिकल ऑपरेटर 3 प्रकार के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। ये क्या काम करते हैं, जो हमारे लॉजिकल एंड होते हैं वो रिटर्न करते हैं ट्रू अगर हमारी दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। अगर x की वैल्यू, मान लो कोई x की वैल्यू थी मेरी, मेरी कोई x की वैल्यू है 7 है मेरी x की वैल्यू, तो ये चेक करेगा कि क्या x की वैल्यू 5 से कम है, इसने दे दिया फॉल्स। फिर लॉजिकल एंड ऑपरेटर फिर चेक करेगा क्या x की वैल्यू 10 से कम है, इसने दे दिया ट्रू। तो इसमें हम जो हमारा एंड गेट होता है हम इसमें वो लगाते हैं। ये एंड गेट आपको नंबर सिस्टम, जब मैं आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जब कंप्यूटर सिस्टम वाला पढ़ाऊंगा, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, तब भी आपको आएगा। पर मैं एंड की ट्रुथ टेबल लिख लेता हूँ, 00 01 10 11। अब एंड की ट्रुथ टेबल क्या कहती है, एंड की ट्रुथ टेबल ये कहती है कि जब दोनों 1 होंगे तभी 1 देगा, बाकी हर केस में वो आउटपुट में देगा 0। तो इस वाले में केस में क्या आया, पहला इधर वाला फॉल्स था, इधर वाला ट्रू था, तो यानी इस केस में मेरा आउटपुट आएगा फॉल्स। ये ट्रू कब रिटर्न करके देगा, जब जब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी, यानी जब दोनों 1 होंगे तभी ट्रू रिटर्न करके देता है। ये मैंने लिखी है एंड की ट्रुथ टेबल। अगर मैं यहीं पे और की ट्रुथ टेबल लिखूं, और की ट्रुथ टेबल क्या कहती है, 00 01 10 11। और की ट्रुथ टेबल कहती है कि अगर उसको एक भी 1 दिख जाएगा तो वो आउटपुट में दे देगा 1। तो 00 में एक भी 1 नहीं है तो आउटपुट में दिया 0। यहाँ पे एक 1 दिख गया, यहाँ पे एक 1 दिख गया, यहाँ पे दोनों 1 दिख गए, तो बहुत ही बढ़िया। तो ये होगी और की ट्रूथ टेबल। अब लॉजिकल और क्या कहता है, लॉजिकल और ये कहता है कि ये ट्रू रिटर्न करेगा इफ एनी ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू, यानी अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। और लॉजिकल नॉट क्या कहता है, लॉजिकल नॉट कहता है कि ये 0 को 1 से रिप्लेस कर देगा और 1 को 0 से रिप्लेस कर देगा, कॉम्प्लीमेंट कर देगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है बिट वाइज ऑपरेटर। अब ये जो बिट वाइज ऑपरेटर है ये क्या काम करते हैं, ये हमारे ऑपरेशंस को बिट लेवल पे परफॉर्म करते हैं, यानी हर एक बिट पे पहले हम अपने, जो हमारा नंबर होगा पहले हम उसको बिट्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी हम उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। फिर ये जो बिट वाइज ऑपरेटर है वो हर एक बिट पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब ये कितने प्रकार के होते हैं यार, ये 6 प्रकार के बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं। ये भी सेम वैसे ही काम करते हैं, यानी अगर मेरा एक नंबर दे रखा है 13 दे रखा है, तो जब मैं 13 को बिट वाइज तोड़ूंगा तो मेरा आंसर में क्या आएगा, 00001101। जब मैं 13 को तोड़ूंगा बिट वाइज तो ऐसे तोड़ूंगा, बाइनरी में जब मैं 13 को तोड़ूंगा तो ऐसे आएगा। अब मैंने डायरेक्ट कैसे लिख लिया यार, ये हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में समझेंगे कि 13 को 1101 कैसे लिखा, बाकी मैं तुम्हें बता देता हूँ। जो पहला वाला होता है उसको हम लिखते हैं 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3। अब हमें 1 वालों को इंक्लूड करना होता है, 0 वालों को हम नहीं लिखते। 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, 2 की पावर 1 कितना हो गया 2, और 2 की पावर 0 कितना हो गया 1। अब मुझे 2 वाले को कंसीडर नहीं करना क्योंकि इसके नीचे 0 दे रखा है। तो 4 प्लस 8 12 और 8 प्लस 1 13, तो हमारा 13 का बाइनरी आ गया 1101, ऐसे लिखा है। अब तुम बताओ 5 का बाइनरी क्या होगा, हमें पता है कि ऐसा चलता है 5 का 8421। अब 5 किन किन को मिला के बनेगा, अगर मैं 4 और 1 को, अगर मैं 4 और 1 के नीचे 1 लिख दूं तो मेरा 5 बन जाएगा, यानी 101 से मैं अपने 5 को डिनोट कर सकता हूँ। इसके आगे कितने भी जीरो लगाएं कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैंने ऐसे लिखा 0000
फिर 0101, तो ये किसको डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है 5 को। अब अब हम देखते हैं कि बिटवाइज ऑपरेटर हम यूज कैसे करते हैं। सबसे पहला है बिटवाइज एंड। बिटवाइज एंड क्या काम करेगा? बिटवाइज एंड करेगा। सबसे पहले हमने लिखा 13, ये ए और बी के बीच में बिटवाइज एंड ऑपरेटर लगाया है। ये क्या काम करेगा? ये मैंने यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 13 और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 5। 0000 1101 0000 0101। अब जब मैं इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेटर लगाऊंगा, बिटवाइज एंड लगाऊंगा, तो वो हर एक डिजिट पे पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि एंड की ट्रुथ टेबल क्या होती है। एंड की ट्रुथ टेबल होती है, जब भी दो वन मिलेंगे तो आउटपुट में देगा वन, वरना हर केस में आउटपुट में देगा जीरो। अब देखो, दोनों वन मिले तो आउटपुट में दिया वन, एक भी जीरो मिल गया तो जीरो। दोनों वन मिले तो आउटपुट में दिया वन, एक भी जीरो मिल गया तो जीरो, एक भी जीरो मिल गया तो जीरो। तो मेरा आउटपुट में आंसर क्या आया? मेरा आंसर आया 0101, यानी टू की पावर जीरो, टू की पावर वन, टू की पावर टू, यानी 4 + 1 5 आया मेरा आउटपुट में। तो आउटपुट में हमारी वैल्यू क्या आई? ए और ए और बी के जब बीच में तुम बिटवाइज ऐड करोगे तो आंसर में आएगा 5। अब मैं तुम्हें और करना सिखाता हूँ, बिटवाइज और बताता हूँ। अब बिटवाइज और क्या बोलता है? अगर तुम ए और बी के बीच में बिटवाइज और परफॉर्म करना चाहते हो तो ये क्या बोलेगा? अभी हमें पता है कि और की ट्रुथ टेबल क्या कहती है। और गेट की ट्रुथ टेबल कहती है कि अगर एक भी वन दिख गया तो आउटपुट में मेरा आंसर आएगा वन। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में और ऑपरेशन परफॉर्म करो। एक भी वन मिल गया तो आउटपुट में आएगा आंसर वन, ये जीरो। एक भी वन मिल गया तो आंसर आया वन, एक भी वन मिल गया तो आंसर आया वन। यहाँ पे एक भी वन नहीं मिला हमें। ठीक है, तो अब मेरा आंसर आया 1101। अब 1101 को कैसे लिखेंगे? टू की पावर जीरो, टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, यानी 8 और 4 12 और एक 1 13। तो ए बिट वाइज और जब बी के साथ किया तो मेरा आंसर में आया 13। नेक्स्ट है एक्सऑर करना। अब हम एक्सऑर कैसे करते हैं? एक्सऑर की ट्रुथ टेबल वैसे तो तुम्हें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं, नंबर सिस्टम वाली क्लास में, पर मैं यहाँ पे फिर भी लिख लेता हूँ 00011011। अब एक्सऑर क्या कहता है? एक्सऑर ये कहता है कि अगर मेरी दोनों इनपुट अलग अलग होंगी, डिफरेंट होगी, तो आंसर में दे देगा ये वन। यहाँ पे भी आंसर में दे देगा वन। अगर मेरी दोनों इनपुट सेम होंगी तो आंसर में देगा जीरो। ठीक है, ये मैंने लिखी है एक्सऑर की। ठीक है, अब अगर दोनों इनपुट मेरी सेम है तो क्या आंसर में देगा? जीरो। दोनों इनपुट सेम है तो क्या आंसर में देगा? जीरो। दोनों इनपुट सेम है, क्या आंसर में दिया? जीरो। एक भी डिफरेंट आ गई तो क्या देगा? वन। ठीक है, यहाँ पे भी दोनों सेम है तो जीरो 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 जीरो। तो मेरा आंसर में क्या आया? 1000। अब 1000 ये बाइनरी में आया। अगर मेरे को इसको डेसिमल में लिखना है तो वो कैसे लिखूंगा? टू की पावर जीरो, टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, यानी 8 के ऊपर वन है, यानी हमारा आंसर आ गया 8। ए एक्स और बी, आंसर आ गया 8। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आता है मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। नेक्स्ट परफॉर्म करना है हमें ये वाला। अब तुम्हें ये क्वेश्चन में दे नहीं रखा कि ए ए तुम्हें ऐसे बना रखा है ए, फिर ये दो साइन बना रखे हैं और फिर लिख रखा है टू। अब तुम्हें खुद जानना है कि ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है या राइट शिफ्ट ऑपरेटर है। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, मतलब इसको ऑब्जर्व करने की ट्रिक क्या है? यार, जिस तरफ ये चोंच होगी, इस एरो की जिस तरफ चोंच होगी, अगर ये चोंच राइट की तरफ है तो ये है राइट शिफ्ट। अगर इस एरो की चोंच अगर लेफ्ट की तरफ होगी तो ये है लेफ्ट शिफ्ट। अब ये कह रहा है कि ए को राइट शिफ्ट कर दो, दो 2 यूनिट, और इसको राइट शिफ्ट कर दो। अब मेरी ए की वैल्यू क्या थी? मेरी ए की वैल्यू थी, ए रिप्रेजेंट कर रहा है 13 को, यानी 0000 और 1101 अब क्या बोल रहा है? ए को ए को क्या करने का? ए को राइट शिफ्ट भी करना है और ए को लेफ्ट शिफ्ट भी करना है 2 यूनिट। यानी अभी मेरे को क्या बोल रहा है? ए को राइट शिफ्ट कर दो तुम 2 यूनिट। अब मुझे करना है ए को राइट शिफ्ट 2 यूनिट। अब क्वेश्चन में तुम्हें राइट शिफ्ट दे नहीं रखा, तुम्हें खुद पहचानना है कि अगर इसकी चोंच, इस एरो की चोंच अगर राइट की तरफ है तो तुम्हें इसको राइट की तरफ शिफ्ट करना है 2 2 यूनिट। अब राइट की तरफ शिफ्ट करने का मतलब क्या है? जब तुम इसको राइट की तरफ शिफ्ट करोगे, मतलब आखिरी की जो दो बिट होंगी वो तो बाहर चली जाएंगी, और
यहाँ से 2 आ जाएंगी, यानी तुम्हारा आंसर क्या बनेगा, तुम्हारा आंसर बनेगा 00000011। तो राइट शिफ्ट करने के बाद मेरा आउटपुट में आंसर क्या आया, मेरा आउटपुट में आंसर आया 0011। ठीक है, अब ये मेरा बाइनरी में आया, अब मेरे को ये डेसिमल में जानना है, तो 2 की पावर 0 2 की पावर 1 ये किसको डिनोट कर रहा है, यानी ये डिनोट कर रहा है 3 को। ये आपको डेसिमल से बाइनरी अभी समझ नहीं आएगा, ये आपको नंबर सिस्टम वाली क्लास में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, वो आपको उस टाइम समझ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ए राइट शिफ्ट का आंसर आ गया 3, ये मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। अब नेक्स्ट आता है लेफ्ट शिफ्ट करना। अब लेफ्ट शिफ्ट के लिए ऐसे दे रखा होगा, अगर चोंच लेफ्ट की तरफ है इस एरो की, तो ये किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है लेफ्ट शिफ्ट को, यानी तुम्हें अपनी सारी की सारी बिट्स को दो दो प्लेसेस में लेफ्ट में शिफ्ट करना है। अब मेरा ए की वैल्यू क्या है, मेरी ए की वैल्यू है 13। अब 13 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं हम, 00001101 अब मैं चाहता हूं कि मैं ए लेफ्ट शिफ्ट 2 कर दूं, यानी मैं चाहता हूं कि 2 यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट कर दूं सारी की सारी उसको। जब मैं 2 यूनिट लेफ्ट में शिफ्ट करूंगा तो ये जो दो वो थी ये तो भाग जाएंगी, ये तो बाहर चली जाएंगी, और पीछे से 2 और ऐड हो जाएंगी, यानी मेरा आंसर क्या आएगा 0011 और आएगा 0100। अब इसकी तुम्हें ये मेरा आंसर आ गया लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद, 2 डिजिट लेफ्ट शिफ्ट करने के बाद आंसर आ गया। अब ये बाइनरी में आया है, इसका तुम्हें डेसिमल में लिखना है। तो देखो 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। 2 की पावर 1 कितना, 2 की पावर 0 होता है 1, 2 4 8 16 32, यानी अब जिसके ऊपर 1 होता है उसको कंसिडर करना है। तुम्हें क्या लिखना है, 32 + 16 यानी 48, 32 + 16 और 1 किसके नीचे है, 1 है 4 के नीचे, 48 + 4 आ गया 52। तो क्या आउटपुट में क्या आंसर आ रहा है, आउटपुट में भी सेम ही आंसर आ रहा है कि जब ए को लेफ्ट शिफ्ट करोगे 2 यूनिट तो आंसर में आएगा 52। हमारा भी ये आ गया, मैंने आपको ये सारे करके दिखा दिए। नेक्स्ट आता है बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट। ये क्या काम करता है, ये 0 को 1 से बदल देता है और 1 को 0 से इंटरचेंज कर देता है। ठीक है, अब सी प्लस प्लस में मैनिपुलेटर्स का कंसेप्ट आता है कि मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं। तो यार सी प्लस प्लस में हम मैनिपुलेटर्स इस्तेमाल करते हैं, ये क्या काम करता है, ये हमारे आउटपुट को फॉर्मेट करने के हेल्प करता है, यानी आउटपुट में कुछ चेंजेस करने के हेल्प करता है। ठीक है, दे आर हेल्पफुल इन मॉडिफाइंग इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम, यानी हमारे आउटपुट में कुछ चेंज करने के काम करेगा, तो हम उसको कहते हैं मैनिपुलेटर्स। सबसे पहला हमने मैनिपुलेटर पढ़ा एंड एल। अब ये एंड ऑफ लाइन क्या बोलता था, ये हमारे कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जाता था। इट इज यूज टू इंसर्ट अ न्यू लाइन विद अ फ्लश, यानी हमारे कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले जाता था। अब ये सारे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये सारे मैनिपुलेटर्स होते हैं, बाकी और भी मैनिपुलेटर्स होते हैं, पर इंपॉर्टेंट यही है। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डाला फ्लोट नाम से, मैंने एक वेरिएबल डाला पाई नाम से जिसका डेटा टाइप है फ्लोट, इसमें वैल्यू है 3.14। फिर एक वेरिएबल है इंटीजर इंट टाइप का और उसमें वैल्यू है 100। मैंने सी आउट किया एंटर अ न्यू लाइन, तो मेरा प्रिंट हो गया एंटर अ न्यू लाइन। उसके बाद मैंने किया सेट डब्लू, उसके बाद मैंने लिखा 10। अब जो सेट डब्लू है ये क्या काम करता है, सेट डब्लू हमारे इट इज यूज टू स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ आउटपुट, यानी ये हमारे आउटपुट की विड्थ को स्पेसिफाई करता है। मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, अब यहाँ पे 10 10 के बाद जाके आउटपुट को प्रिंट करेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट है सी आउट प्रिसीजन। अब ये सी आउट प्रिसीजन क्या काम करेगा, ये हमारे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज में प्रिसीजन ऐड करेगा, यानी 3.14 को 10 डेसिमल डिजिट्स तक लिखेगा, यानी टोटल 10 मतलब इस 3.14 को टोटल 10 अंक को बना देगा। ठीक है, प्रिसीजन ऐड कर दी इसने। नेक्स्ट है सेट बेस 16। अब ये क्या काम करेगा, ये हमारे न्यूमेरिकल नंबर का बेस सेट करेगा। ये जो मैंने नम लिख रखा है अभी, ये जो मैंने नम लिख रखा है अभी, इसकी वैल्यू है 100। ये कौन से बेस में है, ये डेसिमल बेस में है। अब ये क्या बोल रहा है कि उसका सेट बेस कर दो 16, यानी इसको हेक्साडेसिमल बेस में ले आओ। तो जब हम इस 100 को हेक्साडेसिमल बेस में लाएंगे तो हमारा आउटपुट में क्या आएगा, हमारा आउटपुट आएगा 64। अब ये हेक्साडेसिमल वाला भी आपको कन्वर्जन जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तब समझ आ जाएगा, बाकी मैं बता देता हूँ। जब भी हम किसी भी डेसिमल नंबर से डेसिमल जब भी हम डेसिमल से कोई भी हेक्साडेसिमल बाइनरी या फिर ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, यानी अगर मैं 100 को
16 बेस में चाहिए तो मैं 16 से डिवाइड करूंगा। जब भी मैं 100 को 16 से डिवाइड करूंगा तो हमें पता है कि 16 6 का कितना होता है, 16 6 से होता है 96। तो 6 तो मेरा वो हो गया और रिमाइंडर क्या आया, मेरा रिमाइंडर आया 4। ठीक है। अब अब हमें नीचे से पढ़ना स्टार्ट करना होता है, यानी मेरा आंसर आ गया 64। यहीं पे 64 भी दे रखा है। बाकी ये आपको नंबर सिस्टम में कन्वर्जन्स में तब समझ आ जाएगा कि हम डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट सकते हैं, वो आपको बाद में समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट चीज आती है सी प्लस प्लस में कंडीशनल स्टेटमेंट्स या फिर डिसीजन मेकिंग, यानी कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं हम उनका सी प्लस प्लस में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आती है इफ स्टेटमेंट सी प्लस प्लस में। अब ये इफ स्टेटमेंट क्या होती है, ये एक सिंपलेस्ट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती है। ये डिसाइड करती है कि क्या जो इफ के साइड में कंडीशन लिखी है वो एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी। अगर वो ट्रू होगी, अगर इफ के साइड में जो कंडीशन होगी अगर वो सर्टेन कंडीशन ट्रू होगी तो ब्लॉक ऑफ कोड जो हम इफ के आगे लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। यानी अगर मैंने दो वेरिएबल बनाए, एक्स की वैल्यू मैंने लिखी 20 और वाई की वैल्यू मैंने लिखी 18। अब मैं चेक करूंगा इफ का मतलब क्या होता है। इफ का मतलब होता है अगर, हिंदी में इफ का मतलब होता है अगर। अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वाई है, मतलब अगर अगर 20 ग्रेटर देन 18 है, हाँ जी 20 ग्रेटर देन 18 है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाली कोड्स ऑफ लाइन एग्जीक्यूट हो जाएंगी, वरना ये वाली जितनी भी इसके नीचे इफ के नीचे इफ के ब्लॉक में जितनी भी कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर इफ के अंदर की स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। तो हमारे आउटपुट में क्या प्रिंट होएगा, हमारे आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन वाई। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि इफ के साथ में तुम्हें ब्रैकेट्स जरूर लगाने हैं जब भी तुम कंडीशनल लिखोगे। सेकंड चीज आती है सेकंड चीज आती है इफ एल्स। अब ये इफ एल्स क्या होती है, अब इफ एल्स सेम ही इफ जैसा ही होता है। मतलब इफ में क्या करा था कि अगर इफ के साइड में कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई तो जो इफ के ब्लॉक में तुमने कोड ऑफ लाइन लिखे हैं वो तुम एग्जीक्यूट कर दो। पर इफ वाली ये नहीं बताती कि अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो क्या प्रिंट करो, खाली बैठे रहो, नहीं। तो ये कुछ नहीं बताती, इफ वाली कुछ नहीं बताती। अब इसका इसके भाई आया एक इफ एल्स नाम से। इफ एल्स वाला क्या बोलता है, अगर इफ के स्टेटमेंट ट्रू हो गई, अगर इफ के साइड में जो कंडीशन लिखी है इस ब्रैकेट में वो ट्रू हो गई तो ये लाइंस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कर दो। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स वाला प्रिंट कर दो, यानी अगर ये नहीं तो ये। ठीक है। अब यही थ्योरी सेम लिखी हुई है कि इसके इफ एल्स भी एक डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होती है। इसके साथ में हम पैरेंथेसिस लगाते हैं, यानी हम इफ के साइड में ब्रैकेट जरूर लगाएंगे और उसमें हम अपनी कंडीशन लिखेंगे। अगर वो कंडीशन इवेल्युएट हो गई, अगर वो कंडीशन ट्रू हो गई तो इफ के अंदर का कोड चल जाएगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स वाला पार्ट चल जाएगा। अब एक एग्जांपल से समझो। टाइम वेरिएबल में मैंने वैल्यू दे रखी है 22। ठीक है। अब अ, अब मल्टीपल इफ एल्स हो सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, मल्टीपल इफ एल्स हो सकते हैं। ठीक है। जब हम मल्टीपल इफ एल्स लिखते हैं तो हम उसको कैसे डिनोट करते हैं, एल्स इफ नाम से। एल्स इफ लिखेंगे और फिर जो हम लास्ट वाला लिखेंगे वो एल्स, यानी अगर ये ट्रू नहीं है तो ये चेक करो, अगर ये भी ट्रू नहीं है तो लास्ट में एल्स ये चला दो। ठीक है। अभी हमारे टाइम में वैल्यू है 22। अब चेक करेगा कि क्या 22 10 से कम है, नहीं 22 10 से कम नहीं है तो ये गुड मॉर्निंग प्रिंट नहीं होएगा। ठीक है। फिर चेक करेगा कि क्या टाइम में वैल्यू 20 से कम है, नहीं टाइम में वैल्यू 20 से कम भी नहीं है तो ये भी प्रिंट नहीं होएगा। अब लास्ट ऑप्शन बचा एल्स। अब एल्स तो हमेशा चलेगा। जब इफ इफ फॉल्स हो गया, एल्स फॉल्स हो गया, एल्स इफ फॉल्स हो गया तो अब ये लास्ट वाला एल्स चलेगा। तो हमारा आउटपुट में क्या प्रिंट हो जाएगा, गुड इवनिंग प्रिंट हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आती है टर्शनरी ऑपरेटर, या फिर इसका दूसरा नाम होता है कंडीशनल ऑपरेटर। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं क्वेश्चन मार्क और फिर आगे ये कॉलन लगा के। अब हम इसको लिखते कैसे हैं, जो हम इफ के अंदर स्टेटमेंट लिखते हैं। अभी मैंने देखा इफ के अंदर मैं स्टेटमेंट लिख रहा था कि टाइम की वैल्यू 18 से कम है तो कर दो प्रिंट ये गुड डे। ठीक है। गुड डे। वरना वरना एल्स के अंदर लिखा था कि गुड इवनिंग प्रिंट कर दो। ठीक है। अब हम इतने बड़े कोड को हम सिर्फ एक लाइन में भी लिख सकते हैं, किसकी हेल्प से, टर्शनरी ऑपरेटर की हेल्प से या फिर कंडीशनल ऑपरेटर की हेल्प से। वो कैसे लिखते हैं हम, मैंने एक वेरिएबल
टाइम नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें वैल्यू है 20। अब मैं इफ के अंदर लिख रहा था, इफ के अंदर मैं कंडीशन जो लिख रहा था, क्या क्या टाइम 18 से कम है, मैं इफ के अंदर की कंडीशन लिखूंगा, उसके बाद मैं लगा दूंगा क्वेश्चन मार्क। अब अगर ये ट्रू हो जाएगा तो आंसर में प्रिंट कर देगा गुड डे, और अगर ये फॉल्स हो गया तो ये प्रिंट कर देगा गुड इवनिंग। ठीक है। अब मेरे अब मेरा टाइम में वैल्यू है 20, तो क्या 20 <18 है? नहीं, 20 <18 नहीं है, तो मेरा आंसर में आ जाएगा गुड इवनिंग। इस गुड इवनिंग इस रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा, और रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट हो गई, तो मेरा आउटपुट में आ जाएगा गुड इवनिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चीज आती है सी प्लस प्लस में स्विच स्टेटमेंट्स। अब ये स्विच स्टेटमेंट्स क्या काम करती हैं? जो स्विच स्टेटमेंट्स होती हैं, ये हमें हेल्प करती हैं कि हम बहुत सारे कोड में से कोई सा एक केस सेलेक्ट कर सकें। ठीक है। यूज द स्विच स्टेटमेंट्स टू सेलेक्ट वन ऑफ द मेनी ब्लॉक्स टू बी एग्जीक्यूटेड। यानी अगर मेरा बहुत सारे केसेस बन रहे हैं, उसमें से मैं चाहता हूं कि मैं एक केस मेरा सेलेक्ट हो जाए, एक केस चलाना चाहता हूं, बाकी सब चलाना नहीं चाहता, तो मैं स्विच स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है। द स्विच स्टेटमेंट्स इज एवेल्यूटेड वंस, यानी एक बार चलेंगी। अब हम स्विच स्टेटमेंट्स लगाते कैसे हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे स्विच, उसके बाद हम यहाँ पे अपना वैल्यू लिखेंगे किसी एक्सप्रेशन की। यानी यहाँ पे मैंने ऊपर वेरिएबल डे नाम से वेरिएबल लिखा था, तो मैंने यहाँ पे डे वेरिएबल लिखा। अगर यहाँ पे डे की वैल्यू है 4, तो अब ये क्या काम करेगा? ये फोर्थ केस चला देगा, यानी प्रिंट कर देगा थर्सडे। तो मेरा आउटपुट में प्रिंट हो गया थर्सडे, यानी फोर्थ केस प्रिंट कर देगा। यानी स्विच स्टेटमेंट सिर्फ बहुत सारे केसेस में से, बहुत सारे कोड में से सिर्फ एक ही चलाता है। अब स्विच स्टेटमेंट्स में एक इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें क्या याद रखनी है? हर एक स्विच के बाद तुम्हें ब्रेक कीवर्ड लगाना जरूरी है। तुम्हें हर एक, जब भी तुम स्विच लिखोगे तो उसके आगे तुम ब्रेक कीवर्ड लगाओगे। अगर मैं ये ब्रेक कीवर्ड ना लगाऊं, अगर मैंने एक भी ब्रेक कीवर्ड नहीं लगाया, यहाँ पे भी नहीं लगाया, यहाँ पे भी नहीं लगाया, यहाँ पे भी, अगर मैंने एक भी ब्रेक नहीं लगाया, तो पता क्या होगा? स्विच में मैंने यहाँ पे लिखा 4, मतलब डे लिखा, और वो फोर्थ केस से मैच कर गया, तो मेरा आउटपुट में प्रिंट पता क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे ब्रेक ना लगाऊं, तो मेरा आउटपुट में प्रिंट होएगा थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। यानी जो तुम्हारा कोड चला, उसके नीचे के सारे भी आउटपुट में प्रिंट हो जाएंगे, अगर तुम ब्रेक कीवर्ड नहीं लगाओगे। ठीक है। इसलिए हमें स्विच के केस में ब्रेक कीवर्ड लगाना जरूरी होता है। ठीक है। बाकी हम स्विच में एक डिफॉल्ट केस भी लिख लेते हैं कि अगर कोई भी ना चला, तो डिफॉल्ट के अंदर जो हम वैल्यू लिखते हैं वो चल जाती है। ठीक है। अ, अब देखते हैं, पढ़ लेते हैं ब्रेक कीवर्ड के बारे में। व्हेन सी प्लस प्लस रीचेज अ ब्रेक कीवर्ड, वो उसको ब्रेक आउट कर देती है, मतलब ब्रेक लगा देती है, और उसको स्विच के ब्लॉक से बाहर ले जाती है। इसलिए हमें स्विच के साथ ब्रेक कीवर्ड लगाना चाहिए। नेक्स्ट आता है सी प्लस प्लस में लूप्स का कंसेप्ट। अब ये लूप्स का कंसेप्ट आया क्यों, पहले तुम ये समझो। अगर मैं चाहता हूँ 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सी आउट हेलो वर्ल्ड, सी आउट हेलो वर्ल्ड, सी आउट हेलो वर्ल्ड, सी आउट हेलो वर्ल्ड, सी आउट हेलो वर्ल्ड। ठीक है। अगर 5 बार, तो मैं आराम से सी आउट करके लिख सकता हूँ। अगर मुझे 1000 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना हो, मुझे 1000 बार हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पर प्रिंट कराना हो, तो मैं 1000 बार सी आउट लिखूंगा, तो ये बहुत टीडियस काम हो जाएगा, मतलब बहुत बार बार करने वाला काम हो जाएगा। इसलिए आया लूप्स का कंसेप्ट। अब लूप्स हमें क्या हेल्प करते हैं? लूप्स हमें हेल्प करते हैं कि तुम एक ही टास्क को जो बार बार रिपीट हो रहा है, उसको हमें एफिशिएंटली लिखने में हेल्प करते हैं, जिससे हमारा कोड है, जो हमारा प्रोग्राम है, वो हमारा साफ सुथरा लगे। ठीक है। अब 3 प्रकार के लूप्स होते हैं। 3 प्रकार के लूप्स कौन से होते हैं? सबसे पहला है फॉर लूप, सेकंड होता है व्हाइल लूप, थर्ड होता है डू व्हाइल लूप। अब हम पढ़ रहे हैं फॉर लूप। अब फॉर लूप क्या कहता है? फॉर लूप का तुम्हें स्ट्रक्चर याद रखना है। फॉर लूप हम इस्तेमाल कब करते हैं? फॉर लूप हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें पता हो कि हमारा लूप कितने नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा। यानी अगर मुझे पता है कि मेरा लूप 1000 नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा, तो तभी मैं फॉर लूप लगाता हूँ। जब हमें पता हो, पहले से ही जानकारी हो कि मेरा लूप कितने नंबर ऑफ टाइम्स तो चलेगा। We use a for loop when we already don't know the number of iterations of that particular code we wish to execute। यानी अगर हमें पहले से पता हो कि हमारा कितने बार लूप चलेगा, तभी हम फॉर लूप लगाते हैं। अब हम फॉर लूप लगाते कैसे हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर, उसके बाद मैं लिखता हूं अपने वेरिएबल का नाम, यानी इंट i इक्वल टू 0। उसके बाद मैं लिखता हूं कि मेरा i वेरिएबल कब तक चले। अगर मुझे पहले से नोन होगा कि ये वो जब तक i की वैल्यू 5 से कम हो, तब तक लूप को चलाओ। ठीक है।
और फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ इंक्रीमेंट स्टेटमेंट यानी आई प्लस प्लस। अब ये चलता कैसे है, अब मैं इसकी तुम्हें वर्किंग बताता हूँ। देखो ये ऐसे चलेगा। सबसे पहले मेरे आई में वैल्यू कितनी है, मेरे आई में अभी वैल्यू है मेरी आई में 0। ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, क्या आई की वैल्यू, अब ये कंडीशन चेक कर रहा है कि क्या आई की वैल्यू 5 से कम है। हाँ जी, आई की वैल्यू 5 से कम है, तो सी आउट कर दो आई, यानी आई की वैल्यू को प्रिंट कर दो। तो मेरा आउटपुट में प्रिंट हो गया 1। ठीक है। और फिर जब ये प्रिंट हो गया तो आई की वैल्यू बढ़ा दो, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दो प्लस प्लस यानी 1 बढ़ा दो। तो अब मेरी आई की वैल्यू हो गई 1। फिर दोबारा लूप चलेगा कि क्या 1 की वैल्यू लेस देन 5 है। हाँ जी, 1 की वैल्यू लेस देन 5 है, तो प्रिंट कर दो आई। तो तो प्रिंट हो गया आई। ठीक है। फिर आई की वैल्यू फिर बढ़ा दो, 1 से कर दो अब आई की वैल्यू 2। फिर दोबारा चेक करेगा कि क्या 2 की वैल्यू लेस देन 5 है। हाँ जी, 2 की वैल्यू लेस देन 5 है, तो 2 को प्रिंट कर दो। अब फिर दोबारा 2 से वैल्यू बढ़ा देगा 3। फिर फिर 3 प्रिंट कर देगा, फिर 4 प्रिंट कर देगा। जब इसने 4 प्रिंट कर दिया तो फिर आई की वैल्यू बढ़ा देगा 5। ठीक है, आई की 4 से एक वैल्यू बढ़ा देगा 5। फिर दोबारा कंडीशन चेक करेगा कि क्या 5 की वैल्यू 5 से कम है। नहीं, 5 की वैल्यू लेस देन 5 नहीं है, तो अब लूप से बाहर आ जाएगा, यानी लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। तो मेरे आउटपुट में क्या प्रिंट होएगा, मेरे आउटपुट में प्रिंट होएगा 0 1 2 3 4। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है वाइल लूप। अब ये वाइल लूप क्या होता है, वाइल लूप एक ऐसा प्रकार का लूप है जो तब तक चलेगा जब तक उसके अंदर की कंडीशन ट्रू होगी। यानी हम वाइल के साइड में हम एक कंडीशन लिखते हैं, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक लूप चलेगा। अब हमें बहुत सावधानी से ये कंडीशन लिखनी होती है वाइल के साइड में, जो हम कंडीशन लिखेंगे। अगर हमने वाइल के साथ में कोई एक ऐसी कंडीशन लिख ली जो इनफाइनाइटली ट्रू है, यानी अनंत काल तक ट्रू है वो कंडीशन, तो मेरा लूप चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, और वो फिर मेरे सिस्टम को कर देगा हैंग। ठीक है। तो हमें वाइल के साथ में एक ऐसी कंडीशन लिखनी होती है जो कुछ टाइम बाद जाके हमें लूप से बाहर निकाल पाए। ठीक है। अब पढ़ लेते हैं। अ वाइल लूप अलाउज अ पीस ऑफ कोड टू बी, वाइल लूप हमें मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करने में हेल्प करता है। जब और वाइल लूप हम कब लगाते हैं, जब हमें वो ना पता हो कि मेरा लूप कितनी बार चलेगा। अब सबसे पहले देखते हैं कि वाइल का सिंटेक्स क्या है। सबसे पहले हमने एक आई वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू कर दी 0 से इनिशियलाइज। अब मैं लिखूंगा वाइल। वाइल का मतलब हिंदी में क्या होता है, वाइल का मतलब होता है जब तक, यानी जब तक आई की वैल्यू 5 से कम है तो प्रिंट कर दो आई की वैल्यू, और फिर जब प्रिंट कर दो तो उसके बाद आई प्लस प्लस कर दो। यानी ये भी सेम उसके जैसा ही होता है, बस थोड़ा सिंटैक्स में फर्क होता है। ये भी फॉर लूप जैसा ही है। अभी आई की वैल्यू है मेरी 0, अभी आई की वैल्यू 0। चेक करेगा कि वाइल मतलब जब तक आई की वैल्यू 5 से कम है, क्या 0 की वैल्यू 5 से कम है। हाँ जी, 0 की वैल्यू 5 से कम है, तो प्रिंट कर दो आई। तो इसने 0 प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट, फिर कर दो आई प्लस प्लस, यानी आई की वैल्यू 0 से बढ़ा के कर दो 1। फिर चेक करेगा कि क्या 1 की वैल्यू 5 से कम है। हाँ जी, 1 की वैल्यू 5 से कम है, तो इसने 1 प्रिंट कर दिया। फिर आई प्लस प्लस कर दिया, यानी आई की वैल्यू 1 से बढ़ा के कर दी 2। तो फिर 2 प्रिंट कर देगा, 3 प्रिंट कर देगा, 4 प्रिंट कर देगा। जब इसने 4 प्रिंट कर दिया तो फिर इसने 4 प्रिंट करने के बाद वैल्यू कर दी आई प्लस प्लस, यानी 4 प्रिंट करने के बाद इसने वैल्यू कर दी आई की वैल्यू कर दी 5। अब चेक करेगा कि क्या आई की वैल्यू, क्या 5 की वैल्यू 5 से कम है। नहीं, 5 की वैल्यू 5 से कम नहीं है, तो लूप खत्म हो गया, लूप टर्मिनेट हो गया और हम आ गए लूप के बाहर। तो इसने भी सेम आउटपुट प्रिंट किया 0 1 2 3 4। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वाइल लूप और फॉर लूप लगभग सिमिलर ही होते हैं। फॉर लूप हम तब लगाते हैं जब हमें पता हो कि हमारी कब तक चलेगा, हमें पहले से जानकारी हो कि हमें कोड को इतनी बार चलाना है। वाइल लूप हम कब लगाते हैं, जब हमें ये जानकारी ना हो कि हम हमें लूप को कितनी बार चलाना है। जो हम वाइल के साथ में कंडीशन लिखते हैं वो हमें बहुत सावधानी से लिखनी होती है। अगर हमने कुछ उल्टी कंडीशन लिख दी तो वो इनफाइनाइट लूप चल जाता है। अब एक मीम की हेल्प से आप ये समझो। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन यू स्टार्ट अ वाइल लूप, बट तुम फॉरगेट कर गए उसमें एडिशनल मतलब इंक्रीमेंट की स्टेटमेंट ऐड करना या फिर ब्रेक करना। यानी तुम वाइल के साइड में अगर तुमने कोई इनफाइनाइट कंडीशन लिख ली, यानी अगर तुमने ऐसे लिख दिया वाइल 1। अब अगर वाइल 1 लिखा हो तो मतलब ये लूप 1 के अलावा मतलब 0 के अलावा कुछ भी लिखा हो, वाइल 0 के अलावा कुछ भी लिखा हो, 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, तो ये किसको डिनोट करता है, ये बोलता है कि ये वाइल 2 मतलब ये हमेशा ट्रू है, तो ये इनफाइनाइट लूप चला देगा। यानी अगर हमने वाइल के साथ में कोई
जो हम कंडीशन लिखेंगे वो बहुत हमें सावधानी से लिखनी होती है। अब एक मीन से देखो, इसने पंखे का स्विच इसने बिल्कुल पंखे के साइड में कर दिया। अब पंखा तुम ऑन तो कर लोगे क्योंकि अभी पंखा बंद है, तो तुम एक बार तो ऑन कर लोगे, स्विच को दबा पाओगे। पर जब पंखा चलेगा तो इस स्विच को बंद कैसे कर पाओगे, क्योंकि उसकी हमेशा ब्लेड्स टकरेंगे, तो तुम इस स्विच तक पहुंच ही नहीं पाओगे। अब ये मीम, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको वाइल लूप का कंसेप्ट। नेक्स्ट आता है डू वाइल लूप। अब ये डू वाइल लूप वैसे तो वाइल लूप जैसा ही होता है, पर इसमें एक फर्क है। ये एक जो डू वाइल लूप है एक वेरिएंट है वाइल लूप का। बस इसमें एक फर्क है। ये जो वाइल लूप और फॉर लूप थे वो क्या थे, वो थे एंट्री कंट्रोल लूप्स। यानी हमें पहले से पता होता था कि मेरा लूप, मतलब मैं पहले से कंडीशन चेक करता था, एंट्री के टाइम पे ही मैं कंडीशन चेक कर लेता कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो चल जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप के अंदर का नहीं चलेगा। पर ये जो डू वाइल लूप है ये क्या कहता है, डू वाइल लूप ये कहता है कि कम से कम एक बार तो जो लूप के अंदर लिखा है वो चलेगा, मतलब एक बार तो मिनिमम चलेगा ही चलेगा। उसके बाद पहले डू ये काम, मतलब डू वाइल ये कहता है पहले डू दिस वर्क, उसके बाद चेक करता है, वाइल के अंदर की कंडीशन। अगर ये वाइल के अंदर की कंडीशन फॉल्स भी हो गई तो तब भी कम से कम ये एक बार तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं कि ये डू वाइल लूप से थोड़ा फर्क होता है। अ डू वाइल लूप अनलाइक व्हाट हैपेंस इन वाइल, ये बोल रहा है कि इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स द फर्स्ट प्लेस, डू वाइल लूप कम से कम एक बार तो कोड जरूर चलाएगा। ठीक है, और डू वाइल लूप ये गारंटी देता है कि वो एग्जीक्यूट होएगा, जो तुम्हारा कोड है वो कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट होएगा ही होएगा। ठीक है, और जो फॉर लूप थे और व्हाइल लूप थे वो क्या थे, वो थे एंट्री कंट्रोल लूप। यानी हम एंट्री करने से पहले ही चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन ट्रू है। और ये जो डू वाइल लूप है ये क्या है, ये है एग्जिट कंट्रोल लूप, यानी बाद में चेक करेगा। अब कोड से देखते हैं। हमारी इंट आई की वैल्यू है हमारी 5। ठीक है, अब क्या कह रहा है, डू ये काम करो, आई की वैल्यू को प्रिंट कर दो। हमने आई की वैल्यू 5 प्रिंट कर दी, और आई की वैल्यू बढ़ा दो, प्लस प्लस कर दो, यानी 5 से आई की वैल्यू कर दी 6। और ये कब तक करो, तब तक करो जब तक आई की वैल्यू 5 से कम है। क्या 6 लेस देन 5 है? नहीं, 6 लेस देन 5 नहीं है, मतलब हमारा लूप कर गया फेल। पर डू वाइल लूप कम से कम एक बार तो चला ही चला, बेशक वाइल के अंदर की कंडीशन हो गई फॉल्स। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब सी प्लस प्लस में दो स्टेटमेंट्स आती हैं, जंप स्टेटमेंट्स आती हैं सी प्लस प्लस में, ब्रेक और कंटिन्यू। अब ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो हमें क्या हेल्प करती है, एक तो हमें स्विच से बाहर लाने में हेल्प करती है, स्विच केस से, और हमें लूप से बाहर लाने में भी हेल्प करती है ये ब्रेक स्टेटमेंट। अगर मैं फॉर लूप में ब्रेक स्टेटमेंट लगाऊं, अभी क्या है, मेरे आई की वैल्यू है मेरी फॉर लूप में 0, और मैं चाहता हूं कि मैं आई की वैल्यू, जब तक मेरी आई की वैल्यू 10 से कम है तब तक ये फॉर लूप चले, और जब मेरे आई की वैल्यू 4 हो जाए तो मैं फॉर लूप से बाहर आ जाऊं, यानी ब्रेक कर जाऊं। तो क्या होगा, देखो सबसे पहले आई की वैल्यू है 0, हाँ जी, क्या 0 लेस देन 10 है? हाँ जी, 0 लेस देन 10 है। तो ये प्रिंट कर देगा ये आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा, यानी 0 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब फिर 0 से बढ़ा के आई प्लस प्लस कर दिया, यानी अब मेरे आई की वैल्यू हो गई 1। फिर चेक करेगा दोबारा कि क्या आई की वैल्यू लेस देन 10 है? हाँ जी, आई की वैल्यू लेस देन 10 है, तो अब 1 प्रिंट हो गया। फिर आई प्लस प्लस हो गया, यानी आई की वैल्यू हो गई 2। फिर चेक करेगा कि क्या 2 लेस देन 10 है? हाँ जी, 2 लेस देन 10 है, तो 2 प्रिंट हो गया, और आई की वैल्यू हो गई 3। फिर चेक करेगा क्या 3 लेस देन 10 है? हाँ जी, 3 लेस देन 10 है, तो 3 प्रिंट हो गया, और आई की वैल्यू हो गई मेरी 4। अब नेक्स्ट है, क्या 4 लेस देन 10 है? हाँ जी, 4 लेस देन 10 है। फिर कंडीशन चेक करेगा कि क्या 4 4 के बराबर है, क्या 4 इक्वल टू 4 है? हाँ जी, 4 4 के बराबर है। तो कर दो ब्रेक, मतलब लूप से ले आओ मुझे बाहर। जब हम लूप से बाहर आ गए तो बाकी के सारे केसेस नहीं चलेंगे, तो मेरा आउटपुट में आएगा 0 1 2 3। अब ये तो हो गई ब्रेक स्टेटमेंट कि वो हमें जंप कर देता है आउट ऑफ लूप, यानी लूप से हमें बाहर ले जाता है। नेक्स्ट है हमारी कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब ये कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या काम करती है, कंटिन्यू स्टेटमेंट किसी एक आइट्रेशन को ब्रेक करती है, बाकी सारी ऐसी एज इट इज चलती है। यानी अगर मैंने सेम एग्जांपल है, आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन 10 तक चलाना है, अगर आई की वैल्यू 4 के बराबर होगी तो मैंने कंटिन्यू लिखा है, तो अब ये पता क्या बोलेगा, जब आई की वैल्यू 4 है, जब आई की वैल्यू मेरी 4 होगी
तो उस वाली आइट्रेशन को स्किप कर दो, बाकी सारी आइट्रेशंस ऐसी की ऐसी चलेंगी। तो मेरा आउटपुट पता क्या आएगा, 0 1 2 3 4 वाली स्किप हो जाएगी, फिर आएगा मेरा 5 6 7 8 और 9। मेरा आउटपुट आएगा ये, यानी 4 वाली हमारी स्किप हो गई। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है सी प्लस प्लस में एरेस का कंसेप्ट। अब एरेस का कंसेप्ट सी प्लस प्लस में क्यों आया यार, रियल वर्ल्ड में जो डेटा होता है ना वो हमारा मतलब, अब सी प्लस प्लस में एरेस का कंसेप्ट क्यों आया यार, अगर मान लो मेरे को 100 बच्चों का डेटा स्टोर करना है, 100 एक क्लास में 100 बच्चे हैं। अब मुझे 100 बच्चों का डेटा जब स्टोर करना है, तो अगर मैं अगर मुझे 5 बच्चों का डेटा स्टोर करना हो तो मैं इंट ए, इंट बी, इंट सी, इंट डी, इंट ई, 5 में वेरिएबल बना सकता हूँ। अगर मुझे 100 बच्चों का डेटा स्टोर करना है तो मुझे या तो 100 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। अब 100 वेरिएबल बनाने में कंफ्यूजन होएगा कि किस में वैल्यू भर दी, किस में नहीं भरी, इसलिए हम एरेस का कंसेप्ट आया। अब ये एरेस क्या काम करता है, एरेस अपने अंदर सिमिलर वैल्यूज कंटेन करता है, यानी एक जैसी वैल्यूज कंटेन करता है। यानी अगर मुझे बच्चों का रोल नंबर भरना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इंट ARR, और फिर मैं ऐसे लिखूंगा अगर मुझे पांच पांच बच्चों का डाटा भरना है तो मैं उसके आगे साइज ऑफ एरे लिख दूंगा कि 5 बच्चों का एरे बनाए। तो ये क्या काम करेगा, ये ये ऐसे 5 खाने बना देगा, ठीक है। अब और एरे में खास बात क्या है, एरे में खास बात यह है कि ये अपने अंदर सिमिलर डेटा, सिमिलर एलिमेंट्स रखता है अपने अंदर, यानी इसके अंदर जो वैल्यू आएगी, इसके अंदर जो वैल्यू आएगी, इन पांचों के अंदर जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर टाइप की आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि इसके अंदर इंट टाइप की वैल्यू आ रही है, इसके अंदर कैरेक्टर आ रही है, इसमें फ्लोट आ रही है, इसमें डबल आ रही है, ये सब अलाउड नहीं है। एरे सिर्फ सिमिलर डेटा टाइप ही रख सकता है, सिमिलर एलिमेंट्स ही रख सकता है अपने अंदर, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं, एरेज आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल, यानी हमें बहुत सारे वेरिएबल्स नहीं बनाने पड़ते। अगर मुझे 100 बच्चों का डेटा स्टोर करना है तो मुझे 100 वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करना पड़ेगा, मैं सिर्फ ऐसे लिखूंगा इंट ARR 100। तो ये क्या काम करेगा, ये ऐसे 100 खाने बना देगा, 100 स्पेस बना देगा, ठीक है। अब हम एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, वैसे तो हम एरे नेक्स्ट चैप्टर जो हम डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, पर अभी बता देता हूँ कि हम एरे को ऐसे लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं एरे का टाइप, यानी अगर स्ट्रिंग टाइप का एरे है तो वो अपने अंदर सारी की सारी स्ट्रिंग वैल्यूज रखेगा। अगर इंट टाइप का एरे है तो अपने अंदर वो सारी की सारी इंटीजर्स टाइप रखेगा। तुम्हें याद रखना है कि एरे सिमिलर एलिमेंट्स को कंटेन करता है, सिमिलर एलिमेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एरे का, वो एरे का काम। एक नेक्स्ट चीज तुम्हें क्या याद रखनी है, नेक्स्ट चीज तुम्हें याद रखनी है कि तुमने एक एरे बनाया है इंट ARR, तुमने एक एरे बनाया है इंट ARR 5। तो अब ये क्या करेगा, ये 5 खानों का एरे बना देगा, 1 2 3 4 5। अब अब हम एरे का जो एक्सेस करते हैं, हम एरे के एलिमेंट्स को जब एक्सेस करते हैं तो वो हम इंडेक्स की हेल्प से एक्सेस करते हैं। और एरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, एरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। ये भी तुम्हें याद रखना है, अगर 5 साइज का एरे है तो इसमें इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होएगा, 0 से, 0 to 5 - 1, यानी 0 से 4 तक, 0 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं एलिमेंट्स, एरे के एलिमेंट्स को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने एक एरे बनाया कार्स नाम का, उसमें स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज होंगी वॉल्वो, BMW, फोर्ड, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं कार्स में जो जीरो जीरो इंडेक्स पे वैल्यू है उसको प्रिंट करना चाहता हूँ। तो मैंने ऐसे लिखा सी आउट, फिर उसके बाद मैंने ये ऑपरेटर लिखा और उसके बाद मैंने लिखा कार्स और फिर ऐसे 0। यानी हम एरे के अंदर के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, इंडेक्स की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 0 लिखा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, वॉल्वो। अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, BMW, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चीज आती है कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं सारी की सारी वैल्यूज को प्रिंट करूं, एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं मैं उन सबको प्रिंट करूं, वो मैं कैसे करूंगा। अगर मुझे एक वैल्यू प्रिंट करनी है, सिर्फ मुझे एक वैल्यू प्रिंट करनी है, तो वो मैं कैसे लिख रहा था, मैं ऐसे लिख रहा था कार्स ऑफ 0। तो ये क्या काम कर रही थी, ये वॉल्वो को प्रिंट कर रही थी। अब मैं चाहता हूँ BMW को प्रिंट करना तो मैं लिख दूंगा कार्ड्स के अंदर इंडेक्स 1। अगर मैं चाहता हूँ फोर्ड को प्रिंट करना तो मैं क्या लिखूंगा, ये कार्ड्स के अंदर इंडेक्स 2। अब अब ये बार बार मैं मैनुअली करने से अच्छा मैं इसके अंदर लूप लगा सकता हूँ, यानी फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो जाओ और जब तक आई की वैल्यू 5 से कम है तब तक चलाओ, और हर बार प्रिंट करो कार्स की वैल्यू, कार्स ऑफ आई, यानी एक बार एक बार इस आई में आएगी वैल्यू 0, ठीक है, फिर उस आई में आएगी 1,
फिर आई में आएगी वैल्यू 2, फिर आई में आएगी वैल्यू 3, फिर आई में वैल्यू आएगी 4, यानी सारी की सारी हमारी ये प्रिंट हो जाएगी फॉर लूप की हेल्प से। आई होप क्लियर हो गया होगा। बाकी हम एरेज डाटा स्ट्रक्चर्स वाली क्लास में भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर्स। अब स्ट्रक्चर भी एरे के जैसा ही होता है, बस फर्क क्या है, एरे अपने अंदर सिमिलर डेटा टाइप्स रख रहा था, यानी अगर इंट टाइप का एरे बनाया तो उसके अंदर जितने भी, अगर मैंने 5 साइज का इंट का बनाया तो वो क्या कर रहा था, ये पांचों के अंदर इंटीजर वैल्यू रख रहा था। पर जो हमारा रियल वर्ल्ड में जो डेटा होता है वो इंटीजर, मतलब रियल वर्ल्ड में डेटा एक जैसा नहीं होता। यानी अगर मैं कोई स्कूल चलाता हूँ और मैं उस स्कूल में अपने बच्चों का डेटा रखना चाहता हूँ, तो मेरे बच्चों का डेटा अलग अलग होगा। यानी अगर मैं उसमें रोल नंबर सेव करूंगा तो वो रोल नंबर होगा मेरा इंटीजर टाइप का, अगर मैं बच्चे का नाम सेव करूंगा तो वो होगा मेरा स्ट्रिंग टाइप का, अगर मैं उनका एज रखना चाहता हूँ, बच्चे की एज लिखना चाहता हूँ तो वो होगी इंट टाइप की। यानी जो मेरा रियल वर्ल्ड में डेटा होता है वो एक जैसे प्रकार का नहीं होता, अलग अलग प्रकार का होता है। तो इसलिए आया कंसेप्ट स्ट्रक्चर्स का। अब स्ट्रक्चर्स क्या कहता है, स्ट्रक्चर्स ये कहता है कि ये अपने अंदर डिसिमिलर एलिमेंट्स कंटेन कर सकते हैं, यानी अलग अलग प्रकार के डिसिमिलर एलिमेंट्स अपने अंदर कंटेन कर सकते हैं। ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर्स बनाते कैसे हैं, हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड की हेल्प से। यानी सबसे पहले हम लिखेंगे स्ट्रक्ट कीवर्ड्स, उसके बाद अब मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, सबसे पहले मैं लिखूंगा स्ट्रक्ट कीवर्ड, उसके बाद मैं अपने मेंबर लिखूंगा। यानी अगर मैं चाहता हूँ इंट एज स्ट्रिंग नेम ये सब मैं लिखना चाहता हूँ, यानी एक मैं चाहता हूँ मेरे स्ट्रक्चर में माई नम नाम से इंटीजर वेरिएबल हो और एक माई स्ट्रिंग नाम से स्ट्रिंग वेरिएबल हो, तो मैं ऐसे लिखूंगा। और फिर इस स्ट्रक्चर का क्या नाम होगा, इस स्ट्रक्चर का नाम होगा माई स्ट्रक्चर। इसको मैं ऐसे बनाता हूँ, देखो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, उसका नाम क्या है, उस स्ट्रक्चर का नाम है माई स्ट्रक्चर, यानी मेरे स्ट्रक्चर का वेरिएबल का नाम है माई स्ट्रक्चर। अब इस माई स्ट्रक्चर के अंदर दो चीजें होंगी, दो चीजें क्या होंगी, दो चीजें होंगी, एक तो होगी मेरा माई नम नाम से और ये अपने अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा, और दूसरी चीज होगी माई स्ट्रिंग, ये अपने अंदर क्या रखेगा, ये अपने अंदर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज रखेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर मैं चाहता हूं अपने स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस करना, स्ट्रक्चर में मेंबर्स कौन से होते हैं, ये जो हमने बनाए माई नम और माई स्ट्रिंग, इनको कहते हैं स्ट्रक्चर के मेंबर्स, इनको कहते हैं मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने स्ट्रक्चर के अंदर के मेंबर्स को एक्सेस कर सकूं, तो वो हम किसकी हेल्प से करते हैं, वो हम करते हैं डॉट ऑपरेटर की हेल्प से, यानी डॉट की हेल्प से हम अपने स्ट्रक्चर्स के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब देखो सेम एग्जांपल है, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया माई स्ट्रक्चर नाम से मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, और उसमें मैंने दो वेरिएबल रखे, एक इंट टाइप का रखा माई नम और एक रखा माई स्ट्रिंग। उसके उसके अंदर मैंने दो चीजें रखी, एक रखा मैंने माई नम और एक रखा मैंने माई स्ट्रिंग। ठीक है। अब इसमें वैल्यू होगी इंटीजर, ठीक है, इसमें वैल्यू होगी इंटीजर और इसमें वैल्यू होगी स्ट्रिंग। अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने मेंबर्स, ये जो स्ट्रक्चर के अंदर में जो बनाता हूँ इनको कहते हैं मेंबर्स, अगर मैं इनमें वैल्यू भरना चाहता हूँ, यानी इनको मैं इनमें कोई छेड़छाड़ी करना चाहता हूँ, यानी इनको एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ डॉट ऑपरेटर की हेल्प से, यानी डॉट की हेल्प से। सबसे पहले मैं लिखूंगा अपने स्ट्रक्चर का नाम, मेरे स्ट्रक्चर का नाम क्या है, मेरे स्ट्रक्चर का नाम है माई स्ट्रक्चर। मैं लिखूंगा माई स्ट्रक्चर डॉट माई नम, माई स्ट्रक्चर डॉट माई नम लिखा तो मैंने इसमें वैल्यू असाइन कर दी 1, तो इसमें वैल्यू आ गई 1। फिर मैंने लिखा माई स्ट्रक्चर डॉट माई स्ट्रिंग, अब मैंने लिखा माई स्ट्रक्चर डॉट माई स्ट्रिंग, इस माई स्ट्रिंग में क्या वैल्यू आ गई, इसमें वैल्यू आ गई हेलो वर्ल्ड। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हम स्ट्रक्चर के अंदर के मेंबर्स को हम एक्सेस कर सकते हैं डॉट की हेल्प से। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर यही मुझे प्रिंट करना हो तो सिमिलरली ऐसे ही प्रिंट करूंगा, पहले मैं लिखूंगा अपने स्ट्रक्चर का नाम डॉट फिर मेंबर का नाम, तो माई स्ट्रक्चर डॉट माई नम, तो इसने प्रिंट कर दिया 1 और दूसरे ने प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है सी प्लस प्लस में रेफरेंसेस का कंसेप्ट, कि सी प्लस प्लस में एक रेफरेंस वेरिएबल होता है। अब ये रेफरेंस वेरिएबल क्या काम करता है, रेफरेंस वेरिएबल रेफरेंस प्रोवाइड करता है कोई एग्जिस्टिंग वेरिएबल को, और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं इस एंड के साइन से, एंड के साइन से मतलब इसको हम बोलते हैं M% के साइन से। अब ये जो रेफरेंस वेरिएबल है ये क्या काम करता है, मान लो कोई बना बनाया वेरिएबल होगा, ये जो रेफरेंस वेरिएबल है वो एक रेफरेंस पर प्रोवाइड करता है किसको, एग्जिस्टिंग वेरिएबल को। मान लो कोई बना बनाया वेरिएबल है, मेरे बना बना वेरिएबल है एक फूड नाम से, इस फूड नाम के वेरिएबल में
पिज्जा वैल्यू स्टोर्ड है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं एक और इस फूड की जगह मैं इसको एक और नाम देना चाहता हूँ, यानी इस पिज्जा को मैं एक और नाम से पुकारना चाहता हूँ, तो मैं इसका रेफरेंस वेरिएबल बनाऊंगा, यानी एक मील नाम से एक और वेरिएबल बनाऊंगा। ये दोनों इस पिज्जा की वैल्यू ही कंटेन करेंगे, यानी इन दोनों में पिज्जा की ही वैल्यू होगी। यानी मैं एक प्रकार से रेफर करना चाहता हूँ। अब मैं इस रेफरेंस वेरिएबल को बनाता कैसे हूँ? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ m% का साइन, यानी अपने एंड का साइन। फिर मैं उसके आगे लिखता हूँ जिसका मैं नाम स्टोर करना चाहता हूँ, यानी मैं उस वेरिएबल को और किस नाम से पुकारना चाहता हूँ, और उस वेरिएबल को और दूसरे कौन से नाम से पुकारना चाहता हूँ, मैं उसका नाम लिखूंगा। और फिर वो किसको रेफर कर रहा है उसका नाम लिखूंगा। ठीक है। अब नाउ वी कैन यूज आइदर नेम नाउ वी कैन यूज आइदर वेरिएबल नेम फूड और द रेफरेंस नेम मील टू रेफर द फूड वेरिएबल, यानी फूड के अंदर क्या वेरिएबल, फूड में मेरी वैल्यू थी पिज्जा। अब मैं इस पिज्जा को फूड से भी बुला सकता हूँ और मील से बुला सकता हूँ। ये दोनों एक ही बंदे को वो कर रहे हैं, दोनों में एक ही की वैल्यू कंटेन है। अब कोड देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले मेरे फूड में पिज्जा स्टोर्ड है। ठीक है, मेरा एक फूड नाम का वेरिएबल होगा, उसमें मेरी वैल्यू स्टोर है पिज्जा। ठीक है। फिर मैंने एक और अपना रेफरेंस वेरिएबल बनाया। रेफरेंस वेरिएबल मैं कैसे बनाता हूँ? एंड m% के साइन से, यानी एंड के साइन से। अब ये जो मैंने मील नाम से फूड बनाया है, ये किसको रेफर कर रहा है? जो फूड वेरिएबल है उसको। जो हमारा रेफरेंस वेरिएबल होता है वो किसको रेफर करता है? कोई एक एग्जिस्टिंग वेरिएबल को रेफर करता है, जो पहले से बना बनाया वेरिएबल होगा। तो ये जो मील होगा ये भी इस फूड वाले का ही दूसरा नाम हो गया। अब इन दोनों में वैल्यू है पिज्जा। ठीक है, तो मैंने अब प्रिंट किया सी आउट, यानी प्रिंट किया मैंने फूड की वैल्यू, तो प्रिंट हो गई मेरी पिज्जा। अब मैंने किया मील की वैल्यू प्रिंट, तो मील भी और फूड भी दोनों पिज्जा अपने अंदर रख रहे हैं, तो इसमें भी प्रिंट हो गया पिज्जा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेमोरी एड्रेस। अब हम किसी भी अब देखो, मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट x इज इक्वल टू 5। मैंने एक x नाम से वेरिएबल बनाया। तो ये क्या होता है? इस वेरिएबल का नाम है x, और ये अपने अंदर वैल्यू का कंटेन कर रहा है, ये अपने अंदर वैल्यू कंटेन कर रहा है 5। ठीक है। अब ये जो वेरिएबल है वो मेमोरी में कहाँ पे स्टोर है, किस एड्रेस पे स्टोर है, हमें पता है। जो हमारी मेमोरी होती है, सारे वेरिएबल हमारे मेमोरी में जाके स्टोर होते हैं। मान लो ये रैम है। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो मैंने एक वेरिएबल बनाया एक्स नाम से जिसके अंदर वैल्यू है 5, वो मेमोरी के कौन से एड्रेस पे स्टोर है? मान लो ये 2048 एड्रेस पे स्टोर है। तो मुझे अगर ये जानना हो कि कोई वेरिएबल मेमोरी पे कौन से एड्रेस पे स्टोर है, तो उसके आगे मैं लगाता हूँ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, उसको भी हम एंड से ही डिनोट करते हैं। ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूं अगर मेरा एक वेरिएबल है फूड नाम से, इसके अंदर वैल्यू है पिज्जा। अब ये मेमोरी में किस लोकेशन पे स्टोर है? अगर मैं ऐसे लिख दूं एंड मतलब एड्रेस ऑफ फूड, इसको प्रोनाउंस करना है एंड को एड्रेस ऑफ। अगर मैं लिखूं एड्रेस ऑफ फूड, तो ये क्या रिटर्न करके देगा? ये रिटर्न कर देगा कि इस लोकेशन पे तुम्हारे अ, तुम्हारी मेमोरी में मतलब तुम्हारी मेमोरी में एक फूड नाम से वेरिएबल होगा, उसमें वैल्यू होगी पिज्जा, और वो कौन सी लोकेशन पे है? वो इस एड्रेस पे है ये हेक्साडेसिमल में। ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉइंटर्स का कंसेप्ट। अब पॉइंटर्स क्या होते हैं? पॉइंटर्स भी एक प्रकार के वेरिएबल्स ही होते हैं, पर ये कुछ खास वेरिएबल्स होते हैं। ये खास कैसे हैं? ये कुछ टेढ़े प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं। ये क्या करते हैं? ये अपने अंदर मेमोरी एड्रेस स्टोर करते हैं किसी और वेरिएबल का, जो हमारे नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं। यानी अगर मैंने ऐसे लिखा इंट x इज इक्वल टू 5, तो ये क्या काम करता है? ये एक x वेरिएबल होगा, ये अपने अंदर 5 वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है। पर जो पॉइंटर वेरिएबल होते हैं, ये होते तो एक प्रकार के वेरिएबल ही हैं, पर ये टेढ़े वेरिएबल होते हैं। ये किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं। यानी अगर इस x का इस x में वैल्यू है 5 और इसका एड्रेस है 2048, तो जो एक पॉइंटर वेरिएबल होगा ना, अगर अगर कोई पॉइंटर वेरिएबल होगा, तो ये अपने अंदर सिंपल वैल्यूज नहीं रखेगा, ये अपने अंदर किसी और का एड्रेस रखेगा अपने अंदर। यानी किसी और बने बनाए वेरिएबल का ये अपने अंदर एड्रेस स्टोर करते हैं। यानी इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर किसी का एड्रेस स्टोर होएगा। ठीक है। अब पॉइंटर्स वेरिएबल को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं?
देखो अगर मैंने ऐसा लिखा स्ट्रिंग फूड इज इक्वल टू पिज्जा, तो ये क्या करेगा, एक फूड नाम से वेरिएबल बना देगा और उसमें वैल्यू लिख देगा पिज्जा। ठीक है। अब अब मैं चाहता हूं कि मैं कोई पॉइंटर वेरिएबल बनाना चाहता हूं, तो मैं पॉइंटर वेरिएबल को कैसे बनाता हूं, तो मैं अपने पॉइंटर वेरिएबल के आगे मैं एक स्टार ऑपरेटर लगा देता हूं, यानी मैं ऐसे लिख दूंगा स्ट्रिंग स्टार पीटीआर। अब इसका क्या काम होता है, ये स्टार डिनोट करता है, ये कंपाइलर को स्टार बताता है कि भैया ये एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये सिंपल वैल्यूज कंटेन नहीं कर रहा, ये एक टेढ़ा वेरिएबल है, ये अपने अंदर किसी और का एड्रेस कंटेन कर रहा है, यानी ये एक पॉइंटर वेरिएबल है। तभी मैं इसके आगे स्टार लगाता हूँ ताकि ये और बाकी वेरिएबल से डिफरेंशिएट हो सके, यानी बाकी वेरिएबल से अलग से दिख सके कंपाइलर को। अब मैंने प्रिंट किया सी आउट फूड, तो क्या प्रिंट हो गया, प्रिंट हो गया पिज्जा। अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ कि मेरा जो फूड है वो कौन से मेमोरी एड्रेस पे है, यानी अगर इस फूड का मेमोरी एड्रेस फूड रैम में 0x6DFED4 इस पे स्टोर है, अगर मैं इसका एड्रेस प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा ये एड्रेस ऑफ फूड, तो ये प्रिंट कर देगा इसका फूड का एड्रेस। अगर मैं चाहता हूँ पॉइंटर बनाना, यानी एक मैंने पॉइंटर बनाया, ये पॉइंटर अपने अंदर क्या स्टोर करते हैं, मैंने आपको बताया कि जो पॉइंटर होते हैं ये एक प्रकार के टेढ़े वेरिएबल होते हैं, ये अपने अंदर किसी और का एड्रेस स्टोर करते हैं। यानी इस फूड का एड्रेस, इस फूड का जो एड्रेस था वो इस पॉइंटर में स्टोर हो गया। तो अब मैं इस पॉइंटर की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहता हूँ, इस पॉइंटर में एक्चुअली है क्या, इस पॉइंटर में एक्चुअली वैल्यू है ये वाली, ये पीटीआर पॉइंटर है, इसके अंदर वैल्यू है 0x6DFED4। तो अगर मैं पॉइंटर को प्रिंट कराऊंगा तो मेरी वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, मेरी वैल्यू यही प्रिंट हो जाएगी जो पॉइंटर के अंदर है। आई होप क्लियर हो गया होगा। बाकी अब नेक्स्ट आता है डी रेफरेंस ऑपरेटर। अब इस डी रेफरेंस ऑपरेटर का दूसरा नाम भी होता है इनडायरेक्ट ऑपरेटर। अब ये जो डी रेफरेंस ऑपरेटर या फिर इनडायरेक्ट ऑपरेटर होता है, ये क्या काम करता है, ये एक प्रकार का ऑपरेटर होता है, इसको भी हम स्टार से ही डिनोट करते हैं। अब इसको, अब ये क्या काम करता है डी रेफरेंस ऑपरेटर, ये अपने अंदर आर्ग्यूमेंट लेता है एड्रेस की, मतलब ये अपने अंदर एड्रेस लेगा। ठीक है। और ये रिटर्न क्या करके देगा, ये रिटर्न करके देगा कंटेंट की वैल्यू जिसका एड्रेस पास किया गया है। यानी एक एग्जांपल से समझो, यानी एक फूड नाम का मेरा वेरिएबल है, फूड के अंदर है वैल्यू पिज्जा। ठीक है। और इस फूड का एड्रेस है 0x6DFED4, यानी एक मेमोरी लोकेशन में मेरा फूड नाम से एक वेरिएबल है, उसमें वैल्यू तो है पिज्जा स्टोर, और वो कौन सी लोकेशन पे है, इस पे 0x6DFE इस पे स्टोर है। अब मैं चाहता हूं अब अब देखो ये फूड नाम का वेरिएबल हो गया। अब पॉइंटर वेरिएबल क्या होते हैं, पॉइंटर वेरिएबल एक प्रकार के वेरिएबल होते हैं जो अपने अंदर किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं। यानी इस फूड का एड्रेस था ये, अब अगर मैं ये एड्रेस किसी वेरिएबल में स्टोर कराना चाहूं, ठीक है, तो उसको कहते हैं पॉइंटर वेरिएबल। यानी पॉइंटर वेरिएबल नॉर्मल वैल्यूज नहीं अपने अंदर रखते, ये किसी और का एड्रेस रखते हैं अपने अंदर। तो मैंने एक पीटीआर नाम से वेरिएबल बनाया और उसमें एड्रेस डाल दिया फूड का, एक मैंने पीटीआर नाम से वेरिएबल बनाया उसमें एड्रेस डाल दिया फूड का। अब अगर मैं प्रिंट करूं पीटीआर की वैल्यू, तो क्या प्रिंट कर देगा, पीटीआर के अंदर वैल्यू है ये 0x6DFED4, ये प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं पीटीआर के आगे स्टार लगा दूं, स्टार पीटीआर लिख दूं, तो ये क्या लिखेगा, इसको स्टार लगा दिया, तो ये स्टार क्या होता है, ये स्टार होता है डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर या फिर इनडायरेक्ट ऑपरेटर। ये क्या काम करता है, ये अपने अंदर एड्रेस लेता है एज एन आर्ग्यूमेंट, यानी ये जो स्टार है ये अपने अंदर एड्रेस लेगा। पीटीआर में वैल्यू क्या है, पीटीआर में वैल्यू है 0x6DFE4। इस स्टार ने अपने अंदर वैल्यू ली एड्रेस की, और ये स्टार रिटर्न करके क्या देता है, ये स्टार रिटर्न करके देता है जिसका एड्रेस होगा ये उसकी वैल्यू रिटर्न करके दे देगा, यानी ये वैल्यू रिटर्न करके दे देगा पिज्जा। तो हमारा स्टार पीटीआर में क्या आ गया, स्टार पीटीआर में हमारे आउटपुट में आ गया पिज्जा। अब तुम बोलोगे कि भैया एक स्टार पीटीआर ऊपर लगाया तो ये वो बता रहा था कि ये पॉइंटर वेरिएबल है, अब आप वो कर रहे हो कि ये डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर है। अब दोनों को तो स्टार से डिनोट कर रखा है, दोनों में कंफ्यूजन होना है। भाई जब भी डिक्लेरेशन के टाइम पे, यानी जब भी हम कंपाइलर को बताएं डिक्लेरेशन के टाइम पे कि स्टार लगा रखा है, तो हम उस टाइम बताते हैं कंपाइलर को कि भैया, कंपाइलर भैया ये एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये एक स्पेशल प्रकार का वेरिएबल है, ये अपने अंदर एड्रेस कंटेन कर रहा है। तो कंपाइलर को डिफरेंशिएट करने
कंपाइलर को डिफरेंशिएट करने के लिए, कंपाइलर को बताने के लिए कि इस वेरिएबल में एड्रेस है, तब तो हम डिक्लेरेशन के टाइम तो लगाते हैं स्टार, और जब भी हम स्टार बाद में कभी लगाएं प्रोग्राम के बीच में, तो वो एक्ट करता है एज अ डी रेफरेंस ऑपरेटर। आई होप क्लियर हो गया होगा। बाकी मैं आपको पॉइंटर्स का कंसेप्ट दोबारा बता देता हूँ एक एग्जांपल से। मान लो मेरा एक्स की वैल्यू है 5, ठीक है, मेरा ऐसा लिखा हुआ है इंट एक्स इज इक्वल टू 5। अब ये क्या होता है, ये एक एक्स वेरिएबल है, उसके अंदर है वैल्यू 5 स्टोर, ठीक है। अब ये जो एक्स वेरिएबल हमने लिखा, ये रैम में किसी एड्रेस पे स्टोर होएगा। हमारी रैम बहुत सारे हिस्सों में टूटी होती है, बटी होती है, तो जो एक्स वेरिएबल है इसमें वैल्यू है 5। अब ये जो जो एक्स वेरिएबल है वो रैम में कौन से जगह पे स्टोर है, कौन से एड्रेस पे स्टोर है, मान लो वो इसका एड्रेस है 2048, ठीक है। एग्जांपल समझ लेते हैं, ये जो हमारा एक्स वेरिएबल है वो 2048 एड्रेस पे स्टोर है, ठीक है। अब अब पॉइंटर क्या होते हैं, पॉइंटर एक प्रकार के वेरिएबल होते हैं जो अपने अंदर एड्रेस लेते हैं किसी और वेरिएबल का। यानी अगर मैंने यहाँ पे कोई जे नाम से पॉइंटर बनाया, तो ये क्या काम करेगा, अब जे नाम से मैंने कोई पॉइंटर बनाया तो ये क्या काम करेगा, ये अपने अंदर वैल्यू स्टोर करेगा किसी और के एड्रेस की, यानी अपने अंदर 2048 स्टोर करेगा, ठीक है। अब कंपाइलर को पता कैसे लगेगा कि जे एक पॉइंटर है, तो यार जब हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं किसी भी पॉइंटर को, तो मतलब जब हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं किसी भी वेरिएबल को, अगर हमने उसके आगे स्टार लगा दिया, यानी हम कंपाइलर को पहले से बता रहे हैं कि भैया ये एक नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये एक पॉइंटर वेरिएबल है। अगर डिक्लेरेशन के आगे उसके आगे स्टार लगा दिया, तो जे बन गया एक पॉइंटर वेरिएबल, यानी जे के अंदर किसी और मेमोरी लोकेशन का एड्रेस स्टोर होएगा, ठीक है। तो जे के अंदर क्या स्टोर होएगा, जे के अंदर स्टोर होएगा एड्रेस ऑफ एक्स, यानी एक्स का जो एड्रेस है, हम एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं इसके, ये एंड से, मतलब इस सिंबल से हम एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जे के अंदर वैल्यू का स्टोर हो गई, जे के अंदर वैल्यू स्टोर हो गई 2048। अब एक डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर आता है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं स्टार से। अब डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर अपने अंदर क्या लेता है, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर अपने अंदर एड्रेस की वैल्यू लेता है, यानी डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर अपने अंदर एड्रेस की वैल्यू लेगा, और रिटर्न में क्या कर देगा, रिटर्न में हमें देगा कंटेंट की वैल्यू जो उस एड्रेस पे प्रेजेंट है। यानी इस डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर ने अपने अंदर ली एड्रेस की वैल्यू, यानी इसने ली 2048, और रिटर्न करके क्या देगा, कंटेंट की वैल्यू, यानी 5 रिटर्न करके देगा। अब इस 2048 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जे की वैल्यू 2048 थी, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ स्टार जे इज इक्वल टू 5, यानी अगर मैं अपने पॉइंटर के आगे स्टार लगा दूं, तो वो कंटेंट की वैल्यू को दे देता है हमें। आई होप क्लियर हो गया होगा। बाकी यार ये पॉइंटर थोड़ा टेढ़ा टॉपिक होता है, बाकी इतने क्वेश्चन नहीं पूछेगा पॉइंटर से, ये वन ऑफ द मुश्किल कंसेप्ट होता है पॉइंटर। अब यार यहाँ से अपने एस्टेट के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस एस्टेट में आए हुए हैं। बाकी जो आज हमने पढ़े वो बेसिक कंसेप्ट पढ़ा हमने सी प्लस प्लस का। इससे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा फंक्शंस का कंसेप्ट, और उससे नेक्स्ट क्लास में ऊप्स के कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएंगे, यानी क्लासेस का कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट, वो सारे कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने ऑब्जर्व किया था कि जो क्लासेस का कंसेप्ट है और जो ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट है, यानी इनहेरिटेंस हो गया, क्लासेस का कंसेप्ट हो गया, इन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रखे हैं। बाकी अब एस्टेट के क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछ रखा है इनमें से कौन सा इनवैलिड कमेंट है, सी प्लस प्लस में कौन सा इनवैलिड कमेंट है। हमें पता है सी प्लस प्लस में या तो हम सिंगल लाइन कमेंट दे सकते हैं ऐसे डबल स्लैश से, या हम सिंगल लाइन कमेंट दे सकते हैं ऐसे, और मतलब या हम मल्टी लाइन कमेंट दे सकते हैं ऐसे, ये स्लैश स्टार फिर बीच में जो भी लिखोगे वो कमेंट आउट हो जाएगा, और फिर उसके बाद लगा दिया स्टार और फिर ये स्लैश, ठीक है। ये दो तरीके से हम दे सकते हैं कमेंट। अब ऑप्शंस से देखो, ऑप्शंस में सबसे पहले तो मुझे यही अलग सा दिख रहा है, ये अलग से क्यों है, देखिए यार स्टार ऐसे स्टार्ट हो रहा है, फिर उसके बीच में हमने लिख दिया कमेंट, और उसके बाद स्टार, फिर यही फॉरवर्ड स्लैश से एंड होएगा, इसने कर रखा है बैकवर्ड स्लैश से एंड, तो ये वाला ऑप्शन हो गया गलत। बाकी सारे, ये हो गया हमारा सिंगल लाइन कमेंट यानी डबल से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला हो गया हमारा मल्टी लाइन कमेंट, यानी इससे फॉरवर्ड स्लैश स्टार से स्टार फॉरवर्ड स्लैश पे खत्म हो रहा है, और ये वाला हो गया हमारा सिंगल लाइन कमेंट। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है ये लूप्स का क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स सेव ट्रीज विल बी डिस्प्लेड इन सी प्लस प्लस लूप। एक ये डू वाइल लूप दे रखा है, डू और वाइल, यानी एक डू वाइल लूप है। इसमें कह रहा है कि
जो सेव ट्रीज आउट, जो हमारी आउटपुट है सेव ट्रीज, वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंट होएगी। अब मैंने तुम्हें डू वाइल लूप में बताया था कि डू वाइल लूप एक ऐसा लूप होता है, अगर बेशक वाइल के अंदर की कंडीशन फॉल्स हो तो डू वाइल लूप कम से कम एक बार तो पक्का पक्का चलेगा, यानी एक बार तो चलेगा ही चलेगा। यानी क्या कह रहा है, डू दिस वर्क, यानी डू कर दो सी आउट, मतलब ये काम करो, प्रिंट कर दो सेव ट्रीज। तो डू वाइल लूप एक बार तो पक्का चलेगा ही, तो जीरो वाला तो ऑप्शन ही एलिमिनेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है वाइल के अंदर लिख रखी है कंडीशन जीरो। अगर वाइल के अंदर जीरो लिख रखी हो तो इसको कंसीडर करते हैं फॉल्स, यानी अब लूप रुक जाएगा। अगर वाइल के अंदर जीरो के अलावा कुछ भी लिखा हो तो उसको कंसीडर करते हैं ट्रू, मतलब अनंत काल तक चलेगा, यानी इनफाइनाइट तक चलेगा। और हम वाइल के अंदर की जो कंडीशन लिखते हैं वो हमें बहुत सोच समझ के लिखनी होती है। अगर हमने वाइल के अंदर की कंडीशन को ऐसा लिख दिया जो हमेशा ट्रू होगी, तो वो इनफाइनाइट लूप चलता ही रहता है। तो अब इस केस में लूप कितनी बार चलेगा, इस केस में लूप एक बार चलेगा। क्यों, एक तो डू वाइल लूप है, डू वाइल लूप कम से कम एक बार चलता है, तो इसने कर दिया सेव ट्रीज। और उसके बाद वाइल में कंडीशन दे रखी है, हमारे वाइल के अंदर की कंडीशन दे रखी है फॉल्स, यानी ये कंडीशन कर जाएगी फेल, यानी ये लूप चलेगा एक बार। ठीक है, नेक्स्ट अब सेम क्वेश्चन दे रखा है वाइल स्टेटमेंट से। अब क्वेश्चन दे रखा है कि वाइल के अंदर 5, अब जब भी हम वाइल के अंदर नॉन नेगेटिव नंबर मतलब नॉन जीरो नंबर डाल दें, यानी 1 लिख दूं, 2 लिख दूं, 3 लिख दूं, 4 लिख दूं, वो सबको ट्रू कंसीडर करता है, यानी ट्रू कंसीडर करता है। जब भी ट्रू कंसीडर करेगा तो वो लूप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा। तो ये हेलो 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 कितनी बार प्रिंट होएगा, इनफाइनाइट टाइम्स प्रिंट होता रहेगा इसमें। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आती है सी प्लस प्लस। एक कोड दे रखा है एक्स, दो वेरिएबल है हमारे इंट एक्स और एक रेफरेंस वेरिएबल बना रखा है एक्स कोई। देखो एक वेरिएबल है इंटीजर नाम, इंट टाइप का एक वेरिएबल है, उसकी उसका नाम है एक्स। फिर एक हमने वेरिएबल बनाया रेफरेंस वेरिएबल वाई नाम से। अब जो रेफरेंस वेरिएबल होता है वो एक पहले से बने बनाए वेरिएबल को रेफर करता है, यानी इसी वेरिएबल का नाम को तुम इंट से, ये एक्स से पुकार लो या वाई से पुकार लो, दोनों इसी को रेफर कर रहे होंगे। अब क्या बोल रखा है, y की वैल्यू है 25। जब y की वैल्यू 25 है और y और x हमें पता है दोनों सेम को ही रेफर कर रहे हैं, यानी y और x, अब y की वैल्यू 25 है यानी वेरिएबल में वैल्यू आ गई 25 स्टोर। अब बोल रहा है कि x की वैल्यू बताओ, और x की वो दे रखी है, x की वैल्यू लिख रखी है x इज इक्वल टू 2x प्लस 30। यानी अभी x की वैल्यू क्या है, अभी x की वैल्यू है 25। जब हमने y की वैल्यू 25 भरी तो x में भी 25 डायरेक्ट स्टोर हो गई, क्योंकि x और y दोनों सेम ही वेरिएबल को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि y एक रेफरेंस वेरिएबल है। y रेफरेंस वेरिएबल क्यों है, क्योंकि इसके आगे इसका m% का सिंबल लगा हुआ है। तो अब x की वैल्यू 25 है, अभी 2 इंटू 25, यानी 2 इंटू 25 कितना होता है 50, 50 प्लस 30। तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई 80, यानी अब x की वैल्यू 25 से चेंज होके हो गई 80। ठीक है, तो अपडेटेड वैल्यू क्या होंगी x और y की, अपडेटेड वैल्यू x और y की एक तो बराबर होंगी, क्योंकि ये दोनों सेम ही वेरिएबल को पॉइंट कर रहे हैं और दोनों की वैल्यू होंगी 80। तो इसका आंसर हो गया फोर्थ कि y भी 80 और x भी 80। आई होप क्लियर हो गया होगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है अ, जो ये वाला ऑपरेटर है, इसको हम शिफ्टिंग के लिए तो यूज करते हैं। अब तुमसे पूछता हूँ कि ये वाला कौन सा ऑपरेटर है, क्या ये लेफ्ट शिफ्ट है या राइट शिफ्ट है। अब सिर्फ ये दे रखा है तुम्हें, भैया ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। लेफ्ट शिफ्ट क्यों है, क्योंकि इसकी चोंच है लेफ्ट की तरफ, अगर इसकी चोंच होती राइट की तरफ तो ये होता है राइट शिफ्ट ऑपरेटर। अब ये बोल रहा है कि ये जो शिफ्टिंग ऑपरेटर है ये और क्या काम करता है। तो यार ये सी आउट के साथ हम इस वाले ऑपरेटर का इस्तेमाल करते थे, जब भी हम सी आउट लिखते थे तो हम सी आउट के साथ यही वाला ऑपरेटर इस्तेमाल करते थे। तो सी आउट के साथ हमने जब ये वाला ऑपरेटर इस्तेमाल किया तो ये क्या काम करता है, तो ये वैल्यूज को डिस्प्ले करने में हेल्प करता है, यानी वैल्यूज को हमारे आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करने में हेल्प करता है। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसको जब हम सी आउट के साथ वेरिएबल लिखते हैं तो इसको हम इंसर्शन ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम इंसर्शन ऑपरेटर भी कहते हैं। नेक्स्ट, द फंक्शन सी इन और सी आउट कब रिजॉल्व होंगे। जो सी इन और सी आउट जो फंक्शन होते हैं वो कब रिजॉल्व होते हैं, वो होते हैं कंपाइल टाइम पे रिजॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब पूछ रखा है इनमें से कौन सा वैलिड रिजर्व कीवर्ड नहीं है सी प्लस प्लस में। यार वैसे तो सी प्लस प्लस में 95 कीवर्ड होते हैं और 95 कीवर्ड याद करना आसान नहीं है, और ये क्वेश्चन मतलब बेकार सा ही क्वेश्चन है, 95 कीवर्ड नहीं याद कर सकता। पर तुम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो, कैसे, अभी हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे इनहेरिटेंस में कि कुछ एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, पब्लिक हो गया, प्राइवेट हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया,
ये सारे एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, यानी ये पहले से रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं, पहले से सी प्लस प्लस बनाते वक्त इनका मीनिंग पहले से रिजर्व कर रखा है। तो ऑप्शन से एलिमिनेट करो, ये नहीं हो सकता क्योंकि इनमें से पूछा है इनमें से कौन सा नॉट अ रिजर्व कीवर्ड। हमें पता है कि प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, ये रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं। ये पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट हम इनहेरिटेंस वाले में पढ़ेंगे तब तुम्हें समझ आ जाएगा। अब दो ऑप्शंस बच गए, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। अब इनमें से ही ऑप्शन होगा, ये तो पक्का है। अब इनमें से कौन सा रिजर्व कीवर्ड नहीं होता, तो यार इम्प्लिसिट नाम से कोई रिजर्व कीवर्ड नहीं होता, एक्सप्लिसिट एक रिजर्व कीवर्ड होता है। ये सारे मैंने इंपॉर्टेंट कीवर्ड लिख रखे हैं, आप इनको एक बार गो थ्रू कर लेना, बाकी आपको खुद ही मोस्टली सारे पता ही होंगे। यहाँ पे एक एक्सप्लिसिट दे रखा है, ये एक प्रकार का रिजर्व कीवर्ड है। बाकी ये सारे जितने भी कीवर्ड लिख रखे हैं ये सारे रिजर्व कीवर्ड है, कोई इम्प्लिसिट रिजर्व कीवर्ड नहीं होता। नेक्स्ट है व्हाट इज द राइट अप्रोच टू डील विद स्टूडेंट एरर्स इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। इनमें से कह रहा है कि इनमें से कौन सी एक राइट अप्रोच है, अगर अगर कोई बच्चा एरर क्रिएट करे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, यानी अगर कोई बच्चा कोडिंग करते हुए एरर आए उसके में, तो इनमें से हम बच्चे को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, कैसे उसको समझा सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है देयर शुड बी जीरो एरर्स इवन एट स्टेज 1। नहीं जी, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, आदमी गलती करके ही सीखता है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि पहली स्टेज से ही जीरो एरर हो जाए। जब तुम बहुत ज्यादा सीनियर हो जाते हो तब भी एरर हो जाते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। मतलब तुम ऐसे डंडा नहीं दे सकते बच्चे को कि भैया जीरो एरर करने हैं वरना तू फेल है। नेक्स्ट है हैविंग एरर मींस स्टूडेंट डज नॉट नो प्रोग्रामिंग, यानी बोल रहा है कि अगर स्टूडेंट एरर कर रहा है तो उसका मतलब है उसको प्रोग्रामिंग नहीं आती। यार ये भी गलत है भैया, ह्यूमन ह्यूमन का काम ही है एरर करना, यानी इंसान गलतियों करके ही सीखता है, तो ये भी गलत है। थर्ड है एरर्स आर पार्ट ऑफ अ प्रोग्रामर्स डेली लाइफ। एरर प्रोग्रामर की डेली लाइफ का हिस्सा है। हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। हमें स्टूडेंट को मोटिवेट करना होता है कि भैया कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, गलती हो गई इधर से, अब इसको ऐसे ठीक करना है, अगली बार से ध्यान रखियो कि सेमी कॉलन जरूर लगाना है सारी स्टेटमेंट्स के बाद। ठीक है, चौथी स्टेटमेंट दे रखी है स्टूडेंट हमें स्टूडेंट को स्कोल्ड करना चाहिए, यानी हमें स्टूडेंट को डांटना चाहिए जब भी एरर क्रिएट हो, ये भी गलत है। हमें स्टूडेंट को प्यार से समझाना है कि बेटा कोई नहीं, हर सबसे गलती होती है, मुझसे भी गलती होती है, तेरे से भी हुई है, कोई नहीं, गलती करके ही सीखेगा। बाकी यार थैंक यू, यहीं तक था। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं कोर्स के बारे में। अगर आपको कोर्स लेना हो तो 8901632371 आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बाकी मैं सारे के सारे टॉपिक्स ऐसे ही समझाऊंगा, जिसमें मैं पहले आपको थ्योरी समझाऊंगा, फिर उस थ्योरी से रिलेटेड जो भी हमने क्लास में थ्योरी पढ़ी उससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज में मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्वेश्चंस आ रखे हैं, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ रखे हैं, वो सारे उसके बाद मैं थ्योरी पढ़ाने के बाद क्लास में इंक्लूड करा दूंगा, जिससे आपको वो सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ जाए और आपकी रिवीजन हो जाए जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है क्लास में। बाकी थैंक यू यार, यहीं तक था। अगर आपको कोर्स लेना हो तो आप 8901632371 पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। थैंक यू भाई।